एवरीवन, एक बार फिर से मैं राहुल गौतम आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर। और आज के वीडियो में आपके लेके आया हूं मैं उत्पादन तथा लागत का पार्ट 2 कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। उत्पादन एवं लागत हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका पार्ट 2 का रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो उत्पाद, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, अभी तक हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है जी, तो प्रोडक्शन का मीनिंग हमने पढ़ा था पार्ट 1 वीडियो में। प्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि उपयोगिता का सृजन करना। अब हमारे पास क्या है, उत्पाद। तो उत्पाद से क्या आशय है हमारा, प्रोडक्ट किसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं जरा एक बार। उत्पाद का अर्थ, किसी फर्म एक निश्चित समयावधि में किसी फर्म या उद्योग द्वारा उत्पादित माल उत्पाद या उत्पादन कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। तो उत्पाद से हमारा आशा क्या है, ये तो हमने एक अर्थशास्त्र की भाषा में परिभाषा को समझा है, लेकिन उत्पाद का मीनिंग क्या होता है। उत्पाद का मीनिंग होता है कि सर एक ऐसी कोई भी वस्तु एवं सेवा जिसके उपयोग करने से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मुझे प्यास लग रही है और मैं पानी पी लेता हूं, तो मैंने क्या किया, एक वस्तु का ग्रहण किया। उस वस्तु के ग्रहण करने से मेरी आवश्यकता की संतुष्टि हो गई, तो ये क्या है, उत्पाद है। और जो इसको उत्पाद बनाने का काम करेगा उसको हम उत्पादक कहते हैं, और इस प्रोसेस को उत्पादन कहते हैं। तो उत्पाद 2 तरह के हो सकते हैं। उत्पाद जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं। उत्पाद की 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी होती है वस्तु और दूसरी कैटेगरी होती है सेवा। अब उत्पाद का वह भाग या वह चीज जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब कि टेंजिबल फॉर्म, उसको हम वस्तु बोलते हैं। और उत्पाद का इंटेंजिबल फॉर्म जो होता है उसको हम सेवा बोलते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कंसल्टेंसी देता है, हमें बताता है कौन कौन सी दवाइयाँ हमें लेनी है। तो उसने आपको उत्पाद दिया कि सेवा दिया, उसने एक इंटेंजिबल फॉर्म में आपको सेवा दे दी, हमें दिखा नहीं लेकिन उसने कंसल्टेंसी लिख के दे दी, ये दवाइयाँ ले लीजिए। फिर आप जाते हैं उसके बाद केमिस्ट के पास और बोलते हैं दवाइयाँ निकाल दीजिए, फिर आप दवाइयाँ लेके आते हैं। तो उसने आपको क्या दिया है, उसने आपको भौतिक, जिसको टच कर सकते हो, छू सकते हो, वह वस्तु प्रदान की है, इसलिए वो क्या कहलाएगी, वस्तु कहलाएगी। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्शन उत्पादक करता है वो प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, उत्पाद का। उत्पाद मतलब वो वस्तुओं या सेवाओं को निर्मित करता है। तो जब हम वस्तुओं और सेवाओं को निर्मित करता है, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमने उनको 3 भागों में भी वर्गीकृत करके रखा है, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। तो क्या होता है कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, तो देखते हैं हम। कुल उत्पाद का आशय एक निश्चित समयावधि में दिए गए इनपुट की संख्या से जो उत्पादन किया जाता है उसकी कुल मात्रा से है। उदाहरण के लिए, जब 20 श्रमिक 500 किलोग्राम चावल का उत्पादन करते हैं तो कुल उत्पाद 500 किलोग्राम कहलाएगा। अल्पकाल में एक फर्म अपने कुल उत्पाद में वृद्धि परिवर्तनशील साधन बढ़ाकर कर सकती है। दीर्घकाल में कुछ उत्पाद में वृद्धि परिवर्तनशील तथा स्थिर दोनों प्रकार के साधनों को बढ़ाकर की जाती है। कुल उत्पाद को कुल भौतिक उत्पाद या कुल प्रतिफल भी कहते हैं। ये इसके अलग अलग नाम हैं। मान लेते हैं कि हमने एक श्रम लगाया, ये लेबर लगाया है ना, एक ये लैंड, पहले भूमि और फिर ये लेबर। ठीक है जी, ये भूमि है और ये लेबर है। और इसकी संख्या तो हमने बताया, भूमि जो है वो लॉन्ग टर्म में ही चेंज हो सकती है, शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं हो सकती। लेबर लगाते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, वो प्रोडक्ट ऐसे आएगा। एक लेबर लगाया तो हम 5 प्रोडक्ट बना पा रहे थे। 2 लेबर लगाए हमने तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, एडिशनल प्रोडक्ट जो बनाया वो 6 बनाया, मतलब 11 हो गया। फिर जैसे इसको बढ़ाया 17 हो जाता है, फिर ये 20 हो जाता है, फिर ये 22 हो जाता है। तो मैं हर एक यूनिट पे टोटल प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। ये मेरे पास क्या है, टोटल प्रोडक्ट है। मैं जब 2 लेबर लगाता हूँ तो 11 यूनिट बना सकता हूँ। जैसे मैं 4 लेबर लगाता हूँ तो मैं 20 यूनिट बना सकता हूँ। बात ठीक है। अब ये टोटल प्रोडक्ट से ही मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट,
औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद आएगा। तो सीमांत का अर्थ हमने पहले भी समझा है जब हम सीमांत उपयोगिता की बात कर रहे थे, है ना। तो सीमांत का मतलब क्या होता है कि सर जब एक अधिक इकाई को कंज्यूम करने से जो मिलने वाली उपयोगिता थी वो सीमांत उपयोगिता है। उसी प्रकार यहाँ पे यदि मैं एक एडिशनल इनपुट बढ़ाता हूँ उससे मेरा जो एडिशनल आउटपुट है वो क्या होगा, सीमांत प्रोडक्ट, मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं हम। मार्जिनल प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है, क्योंकि ये टोटल प्रोडक्ट है, मैं इसको आउटपुट की जगह क्या कर देता हूँ, टोटल प्रोडक्ट लिख देता हूँ, मैं इसको टीपी लिख देता हूँ। ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं टीपी लिख देता हूँ। अब मार्जिनल प्रोडक्ट देखते हैं हम। तो फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सर इसके पहले मैं 0 लेवल लगा रहा था तो मेरा आउटपुट भी 0 था। जैसे मैंने 1 लेवल लगाया तो मेरा आउटपुट 5 हो गया, तो 5 - 0 = 5। मैंने सर एक यहाँ पे एडिशनल लेवल लगाया जिसके कारण मेरा प्रोडक्ट 5 से 11 हो गया, तो 11 - 5 करेंगे तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 6 प्राप्त हुआ मुझे। यहाँ पे 17 - 11 किया तो मुझे भी यहाँ भी 6 प्राप्त हुआ। फिर जब मैंने यहाँ पे 20 - 17 किया तो 3 प्राप्त हुआ, और यहाँ 22 - 20 किया तो मुझे 2 एडिशनल प्रोडक्ट जो हैं वो प्राप्त हुए। तो इस प्रकार मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब कि सीमांत उत्पाद की गणना की जा सकती है, और ये सीमांत उत्पाद होता है। फिर इसी टेबल से मैं एवरेज प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ। इसी टेबल से मैं एवरेज प्रोडक्ट मतलब कि औसत उत्पाद भी निकाल सकता हूँ। औसत को क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे मेरे पास लेबर वेरिएबल है, ये मेरा वेरिएबल फैक्टर है, और ये मेरा फिक्स्ड फैक्टर है। फिक्स फैक्टर लॉन्ग टर्म में बदल सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट टर्म में बदल सकते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है। टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कीजिए वेरिएबल फैक्टर से। टोटल प्रोडक्ट 5 है, उसको डिवाइड 1 से करूंगा तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट 5 आ जाएगा। उसी प्रकार जब मैं टोटल प्रोडक्ट 11 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट 5.5 आ जाएगा। वैसे ही मैं 17 को यदि 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरी संख्या आएगी 5.83। जब मैं 20 को 4 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज प्रोडक्ट मेरा 5 आएगा, और जब मैं 22 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 5.2। ये मेरे एवरेज प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक बात है जी। तो कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, ये तीनों ही हम एक ही डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं, और तीनों में संबंध भी होता है। इसी टेबल को एनालाइज करेंगे तो हम इनके संबंध को भी समझ सकते हैं। जैसे एक संबंध मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि सर जो पहली यूनिट होती है वेरिएबल की, उस पर ये तीनों बराबर होते हैं, फर्स्ट यूनिट पे तीनों ही बराबर हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं, 1 by 1 इनका कैलकुलेशन समझ लेंगे, इनके हम फॉर्मूले भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि ये मुझे हेल्प करने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। क्योंकि जैसे हमने उपभोक्ता संतुलन पढ़ा था, उसी प्रकार हम उत्पादक संतुलन भी पढ़ेंगे। उत्पादक संतुलन में उत्पादक क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं कम से कम उत्पाद, कम से कम इनपुट लगाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकूं। कम से कम लेबर लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मैं टोटल प्रोडक्ट बनाना चाहूँगा, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पादक संतुलन। ये उसका मतलब आशय होगा, उसका उद्देश्य होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। ठीक है, अब संतुलन कब होगा, कैसी स्थिति में होगा, उसके बारे में हमें उत्पादन और लागत दोनों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम क्या निकाल सकते हैं, उत्पादक संतुलन। जैसे उपभोक्ता संतुलन को ज्ञात करने के लिए हमने उपयोगिता को पढ़ा था, फिर उसके साथ इनकम के साथ उसका कंपैरिजन किया था। उसी प्रकार यहाँ पे हम उत्पादन को पढ़ेंगे, उत्पाद को पढ़ेंगे, फिर लागत को पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो हम उत्पादक संतुलन भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुल उत्पाद के बारे में हम और डिटेल चर्चा भी कर लेते हैं। तो औसत उत्पाद टेबल से तो हमने समझा है। यदि कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का भाग लगाया जाए तो भागफल औसत उत्पाद कहलाएगा। इसे सूत्र रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, कुल उत्पाद मतलब कि टीपी या टोटल प्रोडक्ट, और दूसरा है परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां मतलब कि एन, या इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स,
और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट। पिछली स्लाइड में मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। कुल उत्पाद का भी फॉर्मूला बन सकता है ना, वाइसे वर्सा हो सकता है, क्योंकि जब मेरे पास कोई एक फॉर्मूला आ जाता है तो इससे 3 फॉर्मूले बनते हैं, इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं। यदि मुझे कुल उत्पाद निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कुल उत्पाद को यहीं रहने दूंगा, ये परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को इधर ले जाऊंगा, तो एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, कुल उत्पाद इज इक्वल्स टू औसत उत्पाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए उसको परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां, मतलब कि वेरिएबल फैक्टर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रोडक्ट को, तो मेरे पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना, वैसे वर्सा हो गया। इसी फॉर्मूले से हमने दूसरी चीज निकाल ली। अब इसी फॉर्मूले से मैं तीसरी चीज भी निकाल सकता हूं। यदि मुझे दे दिया जाए औसत उत्पाद और कुल उत्पाद, तो मैं वेरिएबल फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है, मैं वेरिएबल फैक्टर्स को भी कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बारे में ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे हो जाने चाहिए, एक औसत उत्पाद का और दूसरा कुल उत्पाद। दोनों फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने चाहिए। औसत उत्पाद को औसत भौतिक उत्पाद मतलब एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एपीपी भी कहते हैं। जब कुल उत्पाद शून्य होता है तो औसत उत्पाद भी शून्य होगा, किंतु यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि कुल उत्पाद कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। कुल उत्पाद नेगेटिव नहीं जाएगा, है ना, यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती थी, लेकिन उत्पादन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत 0 या उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स में ही होने वाली है ना। मतलब कुछ बनाया नहीं तो मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है ना, नया प्रोडक्ट बना ही सकता हूं मैं, उस प्रोडक्ट को बिगाड़ नहीं सकता हूं। इसलिए कोई नेगेटिव उत्पाद नहीं होता है, ना मार्जिनल होगा, ना एवरेज होगा, ना ही टोटल होगा, किसी में भी ऋणात्मक हमें देखने नहीं मिलेगा। फिर आता है हमारे पास सीमांत उत्पाद। सीमांत बहुत अच्छा शब्द है, मैं जब भी पढ़ाता हूं आपको बोलता हूं इसको ना आप संधि विच्छेद कर लीजिए, सीमा प्लस अंत, सीमा प्लस अंत मिलकर बनता है सीमांत। अब सीमांत का मतलब हुआ कि सर जितना मैं एग्जिस्टिंग कंजम्पशन कर रहा था, अब कंजम्पशन नहीं क्योंकि उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, मतलब मैं इनपुट की बात करूंगा। मैं अभी एग्जिस्टिंग जितने इनपुट लगा रहा था उससे मैं 10 इकाइयां बना रहा था, मैं चाह रहा हूं कि एक एडिशनल और इनपुट लगा के देखूं तो कितनी इकाइयां प्राप्त कर सकता हूं। तो एडिशनल इनपुट लगाने से जो एडिशनल प्रोडक्ट मुझे प्राप्त होगा वो मेरे लिए सीमांत उत्पाद कहलाएगा। एडिशनल इनपुट लगाने से एडिशनल जो आउटपुट मिलेगा वो मेरे लिए मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। कुल उत्पाद में जो वृद्धि किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने पर होती है उसे सीमांत उत्पाद कहा जाता है। इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, MPN मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट एट n नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इज इक्वल्स टू TPN टोटल प्रोडक्ट एट n नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट एट n नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स माइनस टोटल प्रोडक्ट एट n-1, मतलब n नंबर ऑफ फैक्टर्स में से माइनस कर दीजिए उसके जस्ट पहले वाले नंबर। फिर क्या मैं उपयोगिता प्राप्त कर रहा था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट nth यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, है ना। तो जरा इसको एक कैलकुलेशन से समझ लिया जाए। मान लेते हैं अभी जो मैंने उदाहरण लिया था, मैंने यहाँ पे लैंड जो कि मेरा फिक्स्ड फैक्टर है इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल फैक्टर है जो है लेबर, 1 2 3 4 5, और जिससे मुझे टोटल प्रोडक्ट मिलता है। अगर मैं एक लेबर इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे टोटल प्रोडक्ट जो है वो मिलता है 5। जैसे ही मैं 2 यूज़ करता हूँ तो मुझे मिलता है 11। जैसे ही मैं 3 यूज़ करता हूँ तो मुझे मिलता है 18। जैसे ही मैं 4 यूज़ करता हूँ तो मुझे मिलता है 24, और फिर उसके बाद 30। ये मुझे टोटल प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। अब मुझे जानना है कि चौथी इकाई का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। तो चौथी इकाई का मार्जिनल प्रोडक्ट जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चौथी इकाई पे टोटल प्रोडक्ट है मतलब कि 24, उसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे तीसरी इकाई का टोटल प्रोडक्ट जो कि है 18, तो 24 माइनस 18 जब मैंने किया तो मुझे प्राप्त हुआ 6। मतलब मैं चौथी इकाई जब लगा रहा हूँ तो
तो 6 इकाइयां मुझे अतिरिक्त मिल रही हैं। बात ठीक है जी। तो ये मेरा आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट। उसी प्रकार किसी भी इकाई पे मुझसे पूछ ले, वो पूछ ले बताइए दूसरी इकाई लगाने से कितना आपको एडिशनली प्रोडक्ट मिला, कितना मार्जिनल प्रोडक्ट मिला, तो मैं क्या करूंगा, दूसरी इकाई के टोटल प्रोडक्ट में से पहली इकाई के टोटल प्रोडक्ट को माइनस कर दूंगा, मतलब कि 11 माइनस 5, तो मुझे यहां पर भी मार्जिनल प्रोडक्ट 6 जो है वो प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आ जानी चाहिए हमें अभी तक। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमें बता रही है वो फॉर्मूले का बचा हुआ पोर्शन है TPN-1, है ना, ये हमने भी कवर कर लिया है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, यदि 20 श्रमिक 600 किलोग्राम चावल का उत्पादन करते हैं तथा 21 श्रमिक 620 किलोग्राम चावल का उत्पादन करते हैं, तो 21वें श्रमिक का सीमांत उत्पादन होगा MP21। चेक कर रहे हैं हम 21वें का, MP21 माइनस MP20। ये MP20 नहीं, ये होगा TP20। इट इज TP20, TP21 माइनस TP20। तो 620 है मेरा टोटल प्रोडक्ट 621 पे, और 600 है मेरा 20 पे। इसमें से इसको माइनस किया तो एक वर्कर मुझे, एक एडिशनल श्रमिक मुझे 20 इकाइयां अतिरिक्त उपलब्ध करवा रहा है। ये मेरे लिए क्या है, सीमांत उत्पाद। ये मेरे लिए क्या है, सीमांत उत्पाद। अब साधन के प्रतिफल का अर्थ, साधन के प्रतिफल का अर्थ समझना है। साधन हमारे पास क्या है सर, साधन 5 हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। ये 5 साधन हैं, और इसमें से कुछ साधन मेरे लिए क्या है, स्थिर हैं, और कुछ साधन परिवर्तनशील हैं। तो जब परिवर्तनशील साधनों को बदला जाता है तो उनसे मिलने वाले रिटर्न्स जो होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो इसलिए हमें साधन के प्रतिफल समझना पड़ेगा पहले। साधन के प्रतिफल का मतलब सिंपल है कि यदि आप किसी साधन को लगा रहे हैं काम पे, उससे क्या मिलेगा, वो साधन का प्रतिफल कहलाएगा। इसे समझना इसलिए जरूरी है कि साधनों की एक निश्चित मात्रा तक उनका मिलने वाला प्रतिफल जो है वो बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह घटना प्रारंभ कर देता है, और एक समय के बाद इसकी एफिशिएंसी और कम हो जाती है ना। तो इसलिए हमें पहले साधन का प्रतिफल समझना पड़ेगा, फिर साधन के प्रतिफल की क्रम जो होते हैं, स्टेजेस जो होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब अन्य साधनों को स्थिर रखकर, 5 साधन है, 5 में से 4 को आप कांस्टेंट कर दीजिए, रखकर किसी एक साधन में वृद्धि की जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे साधन का प्रतिफल कहा जाएगा। जैसे अभी हमने जो उदाहरण लिए उसमें हमने लैंड को कांस्टेंट कर दिया था, उसको हमने फिक्स कर दिया था, और हम लेबर को वेरी कर रहे थे, लेबर को चेंज कर रहे थे। लेबर के चेंज होने से हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बदल रहा था। वही क्या है, साधन का प्रतिफल है। ठीक है जी, वो क्या है हमारे लिए, साधन का प्रतिफल। अब उत्पत्ति के नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स का आशय, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के संयोगों से ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है। उत्पादन की लागत कम हो तथा उत्पादन की किस्म अच्छी हो, इसके लिए यह जरूरी है कि उत्पत्ति के साधनों को उचित अनुपातों में मिलाया जाए। तो वो उचित अनुपात क्या रहेगा, वो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमें बताने की कोशिश करता है। उत्पत्ति के नियम यह बताते हैं कि साधनों की मात्रा में वृद्धि करने के किस अनुपात में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। उत्पत्ति में प्रायः 3 नियम बताए जाते हैं। तो इसके 3 नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपके उत्पत्ति के साधन बढ़ाओगे तो आपको मिलने वाला प्रतिफल बढ़ेगा। दूसरा नियम यह है कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरा नियम यह है कि वो नेगेटिव हो जाएगा। कुछ उत्पत्ति के साधनों को स्थिर रखते हुए जिस अनुपात में एक साधन या एक से अधिक उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि की जाती है, और यदि उत्पादन में इस अनुपात से अधिक वृद्धि होती है, तो इसे उत्पत्ति का वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। आपने साधन कम लगाए लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो ये क्या है, उत्पत्ति का वृद्धि नियम, जहां पे उत्पत्ति में वृद्धि हो रही। 3 स्टेज होती है ना। तो पहली स्टेज है जहां पे आपको रिटर्न्स जो है वो अच्छे मिलने वाले हैं। देखते हैं दूसरी स्टेज में क्या होगा। उत्पादन के साधनों को अधिक प्रयोग करने तथा उत्पादन को बढ़ाने से जब बड़े पैमाने की उत्पत्ति की
सब वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं और वस्तु की प्रति इकाई लागत निम्नतम हो जाती है तो कहा जाता है कि उत्पादन अनुकूलतम स्तर पर हो रहा है। यदि इस स्थिति में उत्पादन चलता रहता है तो उत्पत्ति स्थिरता नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स लागू हो जाता है। और जब हमें एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिल गया है उसके बाद भी यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें तीसरी स्टेज मतलब कि कुछ उत्पत्ति के साधनों को स्थिर रखते हुए जिस अनुपात में एक साधन या एक से अधिक उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि की जाती है और यदि उत्पादन में उस अनुपात का कम वृद्धि होती है तो उसे उत्पत्ति का ह्रास नियम कहते हैं, है ना। रिटर्न्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा। आप साधन जरूर बढ़ाते जाइए लेकिन साधनों से जो आपको प्राप्ति होगी वो कम होगी। जिस अनुपात में आप साधन बढ़ा रहे हो उस अनुपात में आपको उत्पाद नहीं मिलेगा। ठीक बात है जी, यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए हमें। ठीक है जी, चलो अब लिखा है कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति का मूलतः एक ही नियम है और वह है उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति स्थिरता नियम केवल थोड़े समय के लिए ही लागू होते हैं। अंत में उत्पत्ति ह्रास नियम ही क्रियाशील होता है। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति स्थिरता नियम उत्पत्ति ह्रास नियम की अस्थायी अवस्थाएं हैं। बात ठीक है जी। पहले दो स्टेज आएंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डिमिनिशिंग चल जाएगा। ठीक बात है जी। अब देखो इसको कोरिलेट करो। आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम बोलता था कि पहली कमोडिटी के बाद जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम करोगे मिलने वाली उपयोगिता डिमिनिशिंग ही होगी। लेकिन ये अपोजिट बोलता है। क्या बोलता है कि सर पहले आप अगर आपका इनपुट बढ़ाओगे तो आपका इनिशियली प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद स्टेज आएगी कि आपका प्रोडक्शन डिमिनिश स्टार्ट मतलब डिमिनिशिंग जो रिटर्न्स टू स्केल है वो वाला नियम लागू हो जाएगा, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। और टेम्पररी है, बात भी ठीक है क्योंकि कुछ समय के लिए बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण से समझिए आप। उदाहरण ये है कि ना आप बैठ के आप और मम्मी और पापा तीन लोग बढ़िया बैठ के आप चाय पी रहे थे, मतलब चाय पी नहीं रहे थे, चाय बन रही थी। उसी दौरान आपने देखा कि आपके घर में एक या दो एडिशनल मेहमान आते हुए दिख गए। अब क्योंकि चाय बन ही रही थी, शुरुआत ही हुई थी, तो हम उसी चाय में थोड़े से इनपुट बढ़ा देंगे। क्या इनपुट बढ़ा देंगे? हम उसमें शक्कर, चाय पत्ती, दूध, पानी, इनकी मात्रा जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं इनकी मात्रा हम बढ़ा देंगे। तो हमें एडिशनली 2 कप ऑफ टी मिल जाएगी क्योंकि आपके घर में मेहमान आ गए हैं, तो उनको उसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया, आपका प्रोडक्ट बढ़ गया। ये पहली स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज में कांस्टेंट हो जाएगा। सर इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तीसरी स्टेज, क्योंकि यूटिलिटीज की कैपेसिटी होती है कि उसमें कितने कप चाय बन सकती है, उसकी कैपेसिटी के ऊपर जाओगे तो उसमें जब उफान आएगा चाय में तो वो नेगेटिव रिटर्न्स या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल देना स्टार्ट कर देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम रिटर्न्स को ऐसे भी समझ सकते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में भी होता है। जब आप शुरू में पढ़ने बैठते हो इसको ऐसे भी समझो कि सर जब शुरू में पढ़ने बैठते हो, शुरू के 5-10 मिनट 15 मिनट आपका थोड़ा कम मन लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे आपके इनपुट बढ़ते जाते हैं आपको मजा आने लगता है। एक लिमिट तक बहुत मजा आता है, लेकिन उसके बाद जब एग्जॉस्ट हो जाते हो तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, सर क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, फिर आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो यहाँ भी रिसोर्सेज जो हमारे हैं, संसाधन जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल देते हैं और वो स्थायी है। लेकिन शुरू की जो स्टेजेस हैं वो अस्थायी मानी जाती हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरे का आना संभव है और होता ही है ऐसा। मार्शल तथा अन्य प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि या भूमि पर ही लागू होता है। मार्शल ने केवल भूमि को स्थिर माना है तथा उत्पत्ति के अन्य साधनों को परिवर्तनशील रखा है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री मार्शल के मत से सहमत नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह नियम केवल कृषि या भूमि के संबंध में ही लागू नहीं होता, बल्कि उद्योगों तथा अन्य सभी क्षेत्रों में भी लागू होता है। ठीक बात, उनका मत है और अभी का मत है। तो जैसे पूंजी की बात करते हैं, पूंजी मतलब मशीनरी की बात करते हैं, सर मशीनरी भी कांस्टेंट होती है टू द सर्टेन लिमिट, उसके बाद ही उसमें बदलाव संभव होता है। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन। लेकिन मार्शल का मानना था कि दीर्घकाल में या अल्पकाल में देखो सिर्फ भूमि ही कांस्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल हैं। लेकिन बाकी अर्थशास्त्री बोले नहीं,
कुछ चीज़ों की, कुछ संसाधनों की, जैसे पूंजी जो संसाधन है उसकी एक लिमिट तक वो स्थिर है, कांस्टेंट है, उसके बाद उसमें परिवर्तन संभव है। लेकिन इनका मानना था कि नहीं, अल्पकाल और दीर्घकाल कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास आता है क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम या साधन के बढ़ते प्रतिफल। पहला नियम है, उसकी जरा डिटेलिंग हम कर लेते हैं। जब उत्पादन के किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर हम अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उत्पादन में वृद्धि साधनों की वृद्धि के अनुपात से अधिक होती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया है। अब क्या बोल रहे हैं कि सर हमने एक लेबर बढ़ाया लेकिन उससे मिलने वाला आउटपुट जो है वो 5 यूनिट से बढ़ गया, है ना जी, तो इसका रेशो प्रोपोर्शन इससे ज़्यादा है। मार्शल, जब श्रम तथा पूंजी में वृद्धि सामान्यतः संगठन को अधिक श्रेष्ठ बनाती है जिसके परिणाम स्वरूप श्रम तथा पूंजी की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। मार्शल का कहना है कि उत्पत्ति के वृद्धि नियम केवल निर्माण उद्योगों में ही लागू होते हैं, परंतु वह विचार गलत है। आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार यह नियम कृषि उद्योग तथा उत्पादन के अन्य सभी क्षेत्रों में लागू होता है। अब कृषि के साथ एक अलग समस्या है। कृषि की अपनी एक लिमिटेशंस है, उसकी अपनी एक उत्पादकता है। मान लेते हैं कृषि के लिए ये एक भूमि का टुकड़ा है ना, मान लीजिए ये तकरीबन 1 एकड़ जो है वो लैंड है। कितना है? 1 एकड़ लैंड है। तो सर इसकी एक कैपेसिटी है, इसमें अगर हम गेहूं डालेंगे, इसमें यदि हम गेहूं डालेंगे तो इसकी एक कैपेसिटी है। अब इसमें आप मान लीजिए एक मजदूर काम कर रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है गेहूं का मान लेते हैं वो 15 क्विंटल, मतलब कि 15,000 किलोग्राम आपको प्राप्त होते हैं। 15,000 मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, इट शुड बी 1500 किलोग्राम आपको मिलना चाहिए एक मजदूर। क्या यहाँ पे आप 5 मजदूर या 2 मजदूर लगा के इस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो? नहीं संभव है। कोई तकनीक लगा के? नहीं संभव है। फर्टिलाइज़र यूज़ करके? नहीं संभव है, क्योंकि अर्थ की, लैंड की अपनी एक फर्टाइल कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के ऊपर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मार्शल का मानना था कि ये उद्योगों के लिए विचार तो ठीक है, लेकिन कृषि जैसे उद्योगों के लिए ये विचार ठीक नहीं है, ये लागू नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से ठीक है, क्योंकि मार्शल पुराने सोच के व्यक्ति थे और उस समय जब उन्होंने अपनी बातें कही उस समय हमारे पास कृषि के क्षेत्र में उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज के अर्थशास्त्री या आधुनिक अर्थशास्त्री उस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कृषि के क्षेत्र में भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। इसलिए आज के अर्थशास्त्री भी अपनी जगह पे ठीक माने जाते हैं, या उनका विचार जो है वो ठीक है, या हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा है जॉन रॉबिन्सन। जब किसी प्रयोग में किसी वस्तु के, किसी उत्पत्ति के साधन की अधिक मात्रा लगाई जाती है तो प्रायः संगठन में सुधार हो जाता है, जिससे उत्पत्ति के साधनों की प्राकृतिक इकाइयां, मनुष्य, एकड़ या द्रविक पूंजी अधिक कुशल हो जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन को बढ़ाने के लिए साधनों की भौतिक मात्रा में आनुपातिक वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। रॉबिन्सन आगे लिखते हैं, यह नियम या प्रवृत्ति उत्पत्ति ह्रास नियम की भांति है। उत्पत्ति के सभी साधनों के संबंध में समान रूप से लागू हो सकती है, परंतु उत्पत्ति ह्रास नियम के विपरीत यह प्रत्येक दशा में लागू नहीं होती। कभी कभी साधनों में वृद्धि से कुशलता में सुधार होंगे, कभी नहीं होंगे। ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है हमेशा अगर आप श्रम या परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं तो हमेशा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। हाँ, डिमिनिशिंग वाला लगेगा वो बात ठीक है, ह्रास होगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे, जो तीसरी वाली हमारी स्टेज थी कि जब हमारा प्रोडक्शन जो है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है, वो स्टेज तो हमेशा लगेगी। लेकिन पहले 2 स्टेज के बारे में संदेह है कि कभी लग भी सकता है, कभी नहीं भी लग सकता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों का फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स का आपस में एक संयोग होता है, आपस में उनका एक क्या बोलेंगे अनुपात होता है, जिसमें वो उनको मिक्स किया जाए तो वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं। उससे कम या उससे ज़्यादा में उनके रिजल्ट्स कम होते हैं।
तो हमें वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है वो प्राप्त करना है कि किस कॉम्बिनेशन पे फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स आपस में अधिकतम उत्पादन हमें उत्पादन प्रदान कर सकते हैं। बात ठीक है जी। चलो अब इसके बाद आता है हमारा उत्पत्ति वृद्धि नियम की व्याख्या उदाहरण तथा रेखाचित्र द्वारा। तो देखो इसका एक लॉजिक भी है, आप ऐसे समझिए, एक कार है। अब एक कार है, उसमें हम 2 लोग जा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी तो 5 है। तो क्या हम उन फिक्स फैक्टर की फुल की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर। प्रोडक्टिविटी मुझे 2 प्राप्त हो रही है तो कार ही। लेकिन जैसे ही मैं उसमें तीसरी सवारी बढ़ाऊंगा, क्या मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? यस। चौथी? यस। पांचवी? यस। छठवीं? नहीं सर। अब कार ना परफॉर्मेंस में तकलीफ दे सकती है मुझे, क्योंकि जब फिक्स फैक्टर्स को हम कैपेसिटी के ऊपर यूटिलाइज करेंगे तो वो हमें अधिकतम उत्पादन नहीं दे सकते। उनसे एडिशनल जो प्रोडक्शन मिलने वाला है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। 4 या 5 तक बोलोगे सर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है 4 या 5 लोग एक कार में। उसके ऊपर जैसे ही आप लोग बढ़ाओगे, आपको मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव रिटर्न्स स्केल देने लगेगा। तो यही बात उद्योगों के लिए होती है। हर एक प्लांट और मशीनरी जो होती है उसकी एक अपनी सर्टेन कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के नीचे काम कर रहे हो, तब वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा। आप उस ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा। आप यदि उस फैक्ट्री की कैपेसिटी के ऊपर प्रोडक्शन करने की कोशिश करोगे, उस कैपेसिटी के ऊपर यदि आप इनपुट बढ़ाते जाओगे, तो आपको मिलने वाला रिटर्न जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाएंगे और साधन कम है कार्य करने के लिए, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है जहां पे वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। उस कैपेसिटी के ऊपर हमें लोगों की या परिवर्तनशील साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। हमें सिर्फ उन स्थिर साधनों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक ही अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाना चाहिए। वहां तक मिलने वाला मेरा प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा। उसके बाद यदि मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाऊंगा तो मिलने वाला प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव उत्पादन मुझे प्रदान करेगा। बात ठीक है जी, कम प्रदान करेगा, है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, उत्पत्ति वृद्धि नियम के पीछे मुख्य बात यह है कि साधनों की अधिक इकाइयों के प्रयोग से संगठन में सुधार होता है। ठीक बात है जी, ज़्यादा इनपुट लूंगा तो मुझे आउटपुट तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उनका रेशो प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है। साधनों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, बड़े पैमाने की बाह्य या तथा आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं। स्थिर तथा अविभाज्य साधनों का प्रयोग भली भांति होने लगता है, क्योंकि मशीन जो होती है वो डिवाइड नहीं हो सकती कि 1000 की कैपेसिटी तो इसको 500 कैपेसिटी में बदल दो। नहीं, आपको 1000 तक उसमें इनपुट लगाने पड़ेंगे। 1000 तक के लिए आपको परिवर्तनशील साधन उसके लिए उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इन सबके परिणाम स्वरूप सीमांत उत्पादन बढ़ता है, अर्थात कुल उत्पादन में बढ़ती हुई गति से बढ़ता है और औसत उत्पादन भी बढ़ता है। जब साधनों के मिलने का अनुपात अनुकूलतम हो जाता है तो उसके बाद से सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन दोनों ही गिरने लगते हैं, अर्थात उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो लागू हो जाता है। 3 स्टेज में पूरा हम रिटर्न टू स्केल जो है वो समझ सकते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम की व्याख्या उदाहरण तथा रेखाचित्र द्वारा। तो अब उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयां यहाँ पर है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल प्रोडक्ट मेरे पास है 10, 25, 47, 77 और 112। सीमांत यहीं से कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि पहले इकाई, इसके पहले 0 इकाई रही होगी, उसमें 0 प्रोडक्शन होगा, इसलिए 10 माइनस 0 किया तो मेरे पास 10 आ गया। इधर 25 में से 10 को घटाया तो मेरे पास 15 आ गया। 47 में से 25 घटाया तो 22 आ गया, और 77 में से 47 घटाया तो 33 आ गया, और 112 में 77 को घटाया तो 35 आ गया। और उसी प्रकार मैंने एवरेज कैसे कैलकुलेट किया होगा कि सर टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया वेरिएबल फैक्टर से, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया वेरिएबल फैक्टर से, तो मेरे पास एवरेज प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। हालांकि अभी ये टेबल कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट 5 बढ़ा,
यहाँ पे मेरा 7 बढ़ा, यहाँ पे मेरा 8 बढ़ा, यहाँ पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट 5 बढ़ा। ये स्टेज है जहाँ से मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है लेकिन कम गति से बढ़ रहा है। इसके पहले बढ़ने वाली जो इसकी गति थी वो ठीक थी। अभी जिस गति से बढ़ रहा है वो गति ठीक नहीं है, कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 30 - 22 8 इकाई बढ़ा था, 35 - 30 यहाँ से 5 इकाई जो है वो बढ़ा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये स्टेज ऐसी आ गई जहाँ पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो जब मैं इस उदाहरण को रेखा चित्र पे प्लॉट कर दूंगा, जब मैं इस उदाहरण को रेखा चित्र पे प्लॉट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक कर्व मिलने वाला है। कैसा कर्व मिलेगा वो, ये देखिए, ये वाला कर्व मुझे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। मैंने क्या किया, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो जब मैंने प्लॉट किया देखेंगे कि शुरुआती दौर में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा, लेकिन यहाँ से ये अब गिरना स्टार्ट हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है लेकिन फिर यहाँ से ये भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे परिवर्तनशील मतलब वेरिएबल फैक्टर्स हैं और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट है, वो टोटल हो या एवरेज हो। चित्र क्रमांक 4.1 से स्पष्ट है कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयों को बढ़ाने से सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बढ़ते हैं और कुल उत्पादन बढ़ती हुई गति से बढ़ रहा है। तो टोटल प्रोडक्ट भी मेरा बढ़ रहा है। ये पहली स्टेज है, इसलिए हमने इस कर्व को यहीं तक रखा है। दूसरी स्टेज में कर्व जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। उत्पत्ति वृद्धि नियम की व्याख्या उदाहरण तथा रेखाचित्र द्वारा। अब लागत की दृष्टि से देखो, बात को समझो। जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो लागत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो लागत का कर्व आप देखेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अभी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है उसको तो हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन कर्व यहाँ पे आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मेरी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों कम हो रही होंगी, है ना। पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही हो क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लागत की दृष्टि से देखें तो चित्र क्रमांक 4.2 में दर्शाया गया है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है औसत लागत और सीमांत लागत दोनों घट रही हैं। अतः इस नियम को क्रमागत लागत ह्रास नियम कहेंगे, है ना। पर यहाँ पे हमने पढ़ क्या रहे हैं, क्रमागत उत्पादन का वृद्धि का नियम पढ़ रहे हैं हम, जहाँ पे हमारा उत्पाद जो है वो बढ़ रहा है लेकिन लागत जो है इसके अपोजिट काम करेगी, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो। उत्पत्ति वृद्धि नियम के क्रियाशील होने की दशाएं या कारण। ऐसा क्यों होता है कि शुरुआती दौर में जब हम परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्यों बढ़ता है, इसका कारण जानते हैं। तो पहला कारण है साधनों की अविभाजकता। साधनों को डिवाइड नहीं कर सकते, स्थिर साधनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते। कार है, कैपेसिटी 5 की है, 2 लोग बैठे हैं, क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं संभव। पर्याप्त मात्रा में साधनों की उपलब्धता, 5 बैठ सकते हैं, 2 ही बैठे हैं, 3 की अभी जगह खाली है। बड़े पैमाने के उत्पत्ति की बचतें। अब बड़े पैमाने के उत्पत्ति की बचतें मतलब होता है कि सर हम रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करना चाहते हैं, मितव्ययीकरण करना चाहते हैं अपने संसाधनों का। और जैसे जैसे मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते जाऊंगा मुझे मिलने वाला प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा और उसके कारण मेरी कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इनकी हमें क्या कर लेनी चाहिए, डिटेलिंग कर लेनी चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। रॉबिन्सन के मत में नियम के क्रियाशील होने का मुख्य कारण उत्पत्ति के साधनों की अविभाजकता है। अविभाजकता का अर्थ है कि साधनों को प्रायः हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। मैनेजर, भूमि, मशीन, औजारों के रूप में पूंजी इत्यादि के साधन एक सीमा तक अविभाज्य हैं। किसी भी एक अविभाज्य साधन के साथ प्रारंभ में यदि परिवर्तनशील साधन या साधनों की कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो अविभाज्य साधन का भली भांति प्रयोग नहीं होता है, तो वो अंडर यूटिलाइज होते हैं क्योंकि साधन अविभाज्य हैं, इंडिविजुअल हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। और शुरुआत में आपने जब उन्हें परिवर्तनशील साधन लगाए वो कम मात्रा में। इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपके संसाधन अभी अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनका अभी
पूर्ण रूप से दोहन नहीं हुआ है, इसलिए ये काम करता है। पहली बात हमें ये बता रहा है। दूसरा बिंदु हमें क्या बताएगा देखेंगे, परंतु परिवर्तनशील साधन की मात्रा को एक सीमा तक बढ़ाने से अविभाज्य साधन का प्रयोग अच्छी प्रकार से होने लगता है, उत्पादन अनुपात से अधिक बढ़ता है और लागत घटती है, अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में साधनों की उपलब्धता। यदि सभी आवश्यक साधनों की पूर्ति आसानी से और पर्याप्त मात्रा में की जा सकती है तथा प्रत्येक साधन के अनुपात में कमी या वृद्धि की जा सकती है, तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होगा और एक सीमा तक अनुपात से अधिक उत्पादन बढ़ेगा तथा लागत गिरेगी, अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा। ठीक है, तो साधनों को हम पूर्ण दोहन की ओर लेके जा रहे हैं। तीसरी बात, कुछ उद्योगों में उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाने से बड़े पैमाने की बाह्य तथा आंतरिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिसके कारण एक सीमा तक उत्पादन अनुपात से अधिक बढ़ता है और लागत घटती है और उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। यद्यपि यह नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता, परंतु कृषि की अपेक्षा उद्योगों में यह विशेष रूप से लागू होता है। इसका कारण है कि उद्योगों में सभी साधनों को आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, जबकि कृषि में भूमि सीमित रहती है, श्रम विभाजन तथा बड़े पैमाने की बचतें आसानी से प्राप्त होती हैं तथा उद्योगों में अनुसंधान तथा परीक्षण की अधिक सुविधाएं रहती हैं। इसलिए बड़े पैमाने का जो काम करने का एडवांटेज है वो मिलता है। इस कारण भी शुरुआती दौर में आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। नियम का क्षेत्र, स्कोप ऑफ द लॉ। मार्शल के अनुसार यह नियम केवल निर्माण उद्योगों में ही लागू होता है, क्योंकि उद्योगों में मनुष्य का हाथ प्रकृति की अपेक्षा अधिक होता है। परंतु यह विचारधारा गलत है। नियम के लागू होने के कारण मनुष्य के हाथ की प्रधानता नहीं है, बल्कि अन्य कारण हैं जिनका अध्ययन हम ऊपर कर चुके हैं। जब तक उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलता अनुपात की स्थापना की ओर अग्रसर किया जाता है, यह नियम उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होगा। मार्शल का तो क्लियर कट मानना था, उद्योगों में लगाओ, कृषि पे मत लगाओ, नहीं नियम लागू होता है। लेकिन आज के आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं नहीं, जब तक उत्पादन बढ़ रहा तब तक यह नियम हर क्षेत्र में लागू हो जाएगा, हर क्षेत्र में लागू हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नियम, उत्पत्ति स्थिरता नियम या साधन के स्थिर प्रतिफल का नियम। अब हमारी जो स्केल है, जो रिटर्न है, वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब मैंने एक यूनिट बढ़ाई तो एक लेबर बढ़ाया तो मुझे 10 एडिशनल यूनिट प्राप्त हो रही मार्जिनल प्रोडक्ट, दूसरी बढ़ा रहा हूं तो भी 10, तीसरी बढ़ा रहा हूं तो भी 10, मतलब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट हो जाता है। तो टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा लेकिन कांस्टेंट रेट से मिलेगा। अब स्थिर हो जाता है मेरा प्रोडक्शन। इसके बाद भी बढ़ाते जाऊंगा तो मेरा प्रोडक्शन जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। उत्पत्ति स्थिरता नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच अंतरकाल, ट्रांजिशन पीरियड में लागू होता है। चाहे यह नियम कितने ही थोड़े समय के लिए क्रियाशील रहे, परंतु यह उस स्थिति में लागू होता है जहां पर उत्पत्ति की वृद्धि प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और उत्पत्ति ह्रास प्रवृत्ति प्रारंभ नहीं हो पाती है। इस कारण से यह नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। साधारणतः उत्पत्ति के नियमों में प्रायः एक साधन को परिवर्तनशील रखकर अन्य सभी साधनों को स्थिर रखा जाता है। तो सेकंड स्टेज है जहां पे आपका प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। यदि हम अनुकूलतम स्तर पर समान लागत पर अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें सभी उत्पत्ति के साधनों को समान अनुपात में बढ़ाना होगा। इसलिए उत्पत्ति स्थिरता नियम को एक दूसरी प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है। प्रोफेसर स्टिंगलर के शब्दों में, जब सभी उत्पादक सेवाओं को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है। इसे लागत स्थिरता नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। क्योंकि मेरा प्रोडक्शन कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे जितना मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है और यही मेरे लिए अनुकूलतम बिंदु की प्राप्ति होती है। इसके ऊपर अगर मैं साधन बढ़ा दूंगा, परिवर्तनशील साधन बढ़ा दूंगा, लेकिन उस अनुपात में मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो मुझे अपने प्रोडक्शन को यहाँ स्टॉप कर देना चाहिए। इसके बाद भी अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, अगला स्टेज जो बोलता है नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। अब आपका प्रोडक्शन जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक अनुकूलतम स्थिति है क्योंकि मेरा प्रोडक्शन कांस्टेंट हो गया, इसलिए मेरी कॉस्ट भी कांस्टेंट हो जाएगी। इसलिए हम इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। क्योंकि प्रोडक्शन कांस्टेंट हो गया तो मेरी कॉस्ट भी कांस्टेंट स्थिर हो जाएगी। उदाहरण तथा रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या करेंगे।
उत्पादन के साधनों का अधिक प्रयोग करने तथा उत्पादन को बढ़ाते जाने से जब बड़े पैमाने की सब उत्पत्ति की वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं और वस्तु की प्रति इकाई लागत निम्नतम हो जाती है तो कहा जाता है कि उत्पादन अनुकूलतम स्तर पर हो रहा है। यदि इस स्थिति में उत्पादन चलता रहता है तो उत्पत्ति स्थिरता नियम या स्थिर लागत नियम लागू हो जाता है। तो देखो, मेरा जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो गया है। प्रोडक्शन मतलब उत्पत्ति के साधन बढ़ाते जाइए, प्रोडक्शन उसी गति से बढ़ेगा। मेरी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। ठीक है जी, ये बात यहाँ तक क्लियर। अब यदि इस अवस्था में जैसे से मशीन इत्यादि को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन श्रम एक और इकाई बढ़ाई जाती है तो अनुकूलतम स्तर भंग हो जाएगा, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगेगा। यदि इस अवस्था में सब साधन स्थिर रखे जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उत्पादन लागत जो है वो स्थिर हो जाती है। माना कि इस अवस्था में 4 मशीन तथा 400 श्रमिक मिलकर किसी वस्तु की 1000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं और प्रति इकाई न्यूनतम लागत 5 रुपये है। यदि इस स्थिति में उत्पादन लागत रहता है तो कहा जाएगा कि उत्पत्ति स्थिरता नियम लागू हो रहा है। हम वस्तु की 1000 इकाइयाँ और उत्पादन कर सकते हैं यदि हम 4 मशीन और 400 श्रमिक और लगाएं, यदि यह स्थिति रेखा चित्र में दर्शाई गई है। आपको यदि प्रोडक्शन करना है तो इसी अनुपात में करना चाहिए। 4 मशीन 400 लेबर आपका ऑप्टिमम लेवल आ जाता है। इस नियम का महत्व क्या है? उत्पत्ति स्थिरता का नियम इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इसकी क्रियाशीलता उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच एक अनुकूलतम या आदर्श संयोजन का प्रतिनिधित्व करती हैं। उत्पत्ति की वृद्धि नियम में उत्पत्ति के साधनों के बीच ऐसा आदर्श अनुपात विद्यमान नहीं रहता है ना, क्योंकि एक अनुकूलतम स्थिति बता रही है, इसलिए सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है। यह नियम इस बात की चेतावनी देता है कि यदि इस स्थिति के बाद भी उत्पादन बढ़ाया जाता है तो यह खतरे के क्षेत्र में प्रवेश करने जैसा होगा, क्योंकि क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता प्रारंभ हो जाएगी। अतः उपक्रम को यह आदर्श स्थिति का कायम रखने में ही लाभ है। मतलब आपने पढ़ाई कर ली है और बहुत अच्छा आउटपुट आ गया है, बेटा अब मत पढ़ो, अब तो सो जाओ। बोल देते ना मम्मी पापा कभी, बेटा आज बहुत पढ़ लिया अब सो जाओ, क्योंकि अब आपका लेवल खत्म हो गया है, एनर्जी खत्म हो गई है। पढ़ोगे, इनपुट ज़्यादा दोगे लेकिन आउटपुट कम प्राप्त होगा, इसलिए आराम कर लो। तो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे प्रोडक्शन हमें रोक देना चाहिए। खतरे की घंटी बज चुकी है, इसके बाद प्रोडक्शन करोगे तो साफ ठीक बात नहीं है। करना है तो कर लो, लेकिन इनपुट ज़्यादा लगाओगे और आउटपुट कम प्राप्त करोगे। इसके बाद हम तीसरी स्टेज में एंटर कर जाते हैं, जो होती है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। अब हमारा इस रिटर्न जो है वो डिमिनिशिंग मतलब कि गिरना स्टार्ट कर देता है। सर्वप्रथम स्कॉटलैंड के एक किसान ने अनुभव किया, जैसे से भूमि के एक निश्चित भाग पर श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो एक निश्चित समय के बाद उसमें श्रम व पूंजी की वृद्धि के अनुपात से कम उत्पादन प्राप्त होता है। इसी अनुभव ने आगे चलकर क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम का रूप ले लिया। परंपरावादी अर्थशास्त्री इस नियम को उत्पादन के सभी क्षेत्रों में कार्यशील मानने लगे। यदि हम उत्पत्ति के अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर रखकर किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आप बढ़ाते जाइए। अर्थात उत्पत्ति के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत तथा औसत उत्पादन घटता जाता है। इसे ही क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम कहा जाता है। अब आपका प्रोडक्शन जो है वो डिमिनिश करना स्टार्ट हो जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस नियम को निम्न प्रकार परिभाषित किया था। किसी एक साधन की कीमत, एक साधन की मात्रा निश्चित होने की दशा में एक बिंदु के बाद अन्य साधनों की प्रत्येक अंगुली वृद्धि के अनुपात से उत्पत्ति में घटती हुई वृद्धि प्राप्त होगी। मार्शल का भी यही मानना है। यदि कृषि कला में साथ साथ उन्नति ना हो और भूमि पर कृषि करने के लिए लगाई गई श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने से कुल उपज में सामान्यतः अनुपात से कम वृद्धि होती है। तो कृषि में क्या बोल रहे हैं, कला में, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई तकनीक नहीं आई हो और फिर भी तुम अगर इनपुट बढ़ाते जाओगे तो आपका आउटपुट जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक ऑप्टिमम लेवल जो है वो अचीव कर लिया होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य परिभाषाओं की। तो यहाँ पर प्रोफेसर वैनहम भी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। उत्पत्ति के साधनों के संयोग में किसी एक साधन के अनुपात में जैसे ही वृद्धि की जाती है
वैसे ही एक बिंदु के पश्चात उस साधन की सीमांत तथा औसत उपज घटने लगती है। तो तीसरी स्टेज में है हम अभी। पहली स्टेज में क्या हो रहा था, आपकी सीमांत उत्पादन बढ़ रही थी, दूसरे में स्थिर हो गई थी, तीसरे में गिरना स्टार्ट हो गई है। प्रोफेसर वाघ, अगर हम लोग उत्पादन के अन्य साधनों की निश्चित भूमि पर वृद्धि करते हैं तो तुरंत या कुछ देर बाद हम लोग उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सीमांत औसत एवं कुल उत्पादन में ह्रास होने लगता है। सिल्वरमैन का मानना था एक सीमा के बाद उत्पादन में प्रयुक्त श्रम एवं पूंजी में वृद्धि उत्पादन की मात्रा में अनुपात में कम वृद्धि लाती है। तो हम कर क्या रहे हैं कि सर यहाँ पे आप इनपुट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका आउटपुट उस रेशो में नहीं बढ़ रहा जो कि शुरुआती दौर में बढ़ रहा था। तो इसके कारण भी हम समझने का प्रयास करेंगे और इस लॉ का महत्व भी हम समझेंगे। केनेथ ई बॉल्डिंग का मानना था जब हम उत्पत्ति के किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं जिसे अन्य साधन स्थिर रहने वाले साधनों में मिलाया जाता है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता अंततः अनिवार्य रूप में घट जाती है। तो प्रोफेसर बॉल्डिंग और जॉनसन के स्टेटमेंट, रॉबिन्सन के स्टेटमेंट को हम जब मिलाएंगे के अनुसार किसी एक साधन को स्थिर रखा जाता है, अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, अन्य शास्त्री अन्य बातों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने की बात करते हैं। ठीक बात है जी। तो वृद्धि करने से क्या हो रहा है कि रुक जाना चाहिए। वैसे तो हमने समझ लिया था इसको पहले ही कि जब हमारा कांस्टेंट हो जाता है प्रोडक्शन, वहां पे हमें रुक जाना चाहिए। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि किसी भूमि के टुकड़े पर निश्चित सीमा के बाद सीमांत उत्पादन घटने लगता है। कृषि के क्षेत्र में एक कृषक एक भूमि के टुकड़े पर अधिक श्रम तथा पूंजी की इकाइयों में तब तक वृद्धि करेगा जब तक अधिक प्राप्त की हुई उत्पत्ति का मूल्य इसके लगाए हुए श्रम तथा पूंजी के मूल्य के समान ना हो जाए। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। जितना मैं एडिशनल पैसा लगा रहा हूँ, एडिशनल कॉस्ट लगा रहा हूँ, उसके बराबर मुझे एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। वहाँ तक हम क्या करेंगे, अपने इनपुट को बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद कृषक श्रम व पूंजी की इकाइयों में वृद्धि नहीं करता है। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उपज का नियम, सीमांत लागत वृद्धि नियम, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम आदि। ये क्या है, इसके दूसरे नाम हैं। उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक कृषक अपने 10 एकड़ के एक खेत में उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम और पूंजी की एक इकाई लगाता है। उससे 50 क्विंटल चावल पैदा होता है। इसके बाद उत्पादन वृद्धि के लिए वह दूसरी इकाई लगाता है तो उससे 90 क्विंटल चावल पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार तीसरी, चौथी और पांचवी इकाई लगाता है और क्रमशः उसे 120, 130 और 40 क्विंटल चावल प्राप्त होते हैं। अतः प्रथम इकाई से 50, दूसरी से 40, तीसरी से 30 और चौथी से 20 और पांचवी इकाई बढ़ाने पर 10 क्विंटल चावल पैदा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यों-ज्यों श्रम और पूंजी की इकाइयां बढ़ती हैं त्यों-त्यों सीमांत उपज घटती है। यह अग्रलिखित सारणी एवं रेखाचित्र से स्पष्ट होता है। तो देखिए टेबल देखने को मिलती है हमें। जब श्रम एवं पूंजी की इकाई 1 थी तो हमारा उत्पादन चावल का 50 क्विंटल था। तो सीमांत भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 50। पहली इकाई पे क्या होता है, हमने पढ़ा है, पहली इकाई पे टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन सेम होता है। दूसरी इकाई लगाता हूँ तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो 90 हो जाता है और 90 में से जब 50 माइनस करूँगा तो मेरे पास जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट 40। इसी प्रकार तीसरी इकाई, चौथी इकाई और पांचवी इकाई तक मैं गया तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 10 क्विंटल पे आके रुक गया। मतलब अब मैं इस भूमि के टुकड़े पे इससे ज़्यादा और श्रम और भूमि लगाऊंगा, श्रम और पूंजी लगाऊंगा तो मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला, ऑलमोस्ट जीरो भी हो सकता है क्योंकि 10 के रेट से सर यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इसी टेबल को मैं एक डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगी, सीमांत उत्पादन की रेखा आ जाएगी। सीमांत उत्पादन की रेखा यहाँ पे मुझे प्राप्त हो जाएगी। मैंने एक्स एक्सेस पे श्रम तथा पूंजी को ले लिया और वाई एक्सेस पे चावल के सीमांत उत्पादन को ले लिया। तो जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे इकाइयाँ बढ़ाता हूँ, इधर मेरा प्रोडक्शन बढ़ते जाता है। तो मुझे एक सीमांत उत्पादन की रेखा प्राप्त हो जाती है जो कि गिरती हुई है, बाईं ओर से दाईं ओर गिरती हुई रेखा प्राप्त होती है।
निम्नांकित रेखाचित्र में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास की रेखा दर्शाई गई है। प्रस्तुत रेखाचित्र में OX रेखा पर श्रम तथा पूंजी की इकाइयां, OY रेखा पर चावल का सीमांत उत्पादन क्विंटल में बताया गया है। चित्र देखने से स्पष्ट है कि सीमांत उपज की रेखा आगे बढ़ने के साथ साथ नीचे गिरती हुई जाती है। इससे स्पष्ट है ज्यों-ज्यों श्रम और पूंजी की इकाइयां बढ़ती जा रही हैं, त्यों-त्यों सीमांत उपज घटती जा रही है, और यही तो हमें बताता है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। और कुल उत्पादन भी घटती दर से बढ़ता है। चित्र में तीसरी तिरछी रेखा क्रमागत उत्पत्ति ह्रास रेखा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर सीमांत उपज की मात्रा घटती जाती है। जैसे कि रेखा चित्र में 50, 40, 30, 20, 10 घटते क्रम में सीमांत उत्पादन की रेखा को प्रदर्शित कर रही है, अर्थात सीमांत उपज के घटने का नियम लागू हो रहा है ना। यहाँ पे हमें घटती हुई रेखा जो है वो प्राप्त हो रही है। ठीक बात है जी। चलिए, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू होता है, ऐसा क्यों होता है? तो अभी तक जो स्टेज हमने देखे उसमें भी कारण देखे थे कि क्यों इनिशियली प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर डिक्लाइनिंग फेज में जाता है। तो समझते हैं इसके कारण क्या है। पहला कारण बता रहे हैं, साधारण पूर्णता स्थानापन्न नहीं होते। पर्याप्त मात्रा में साधनों की उपलब्धता, अनुकूलतम बिंदु के बाद क्रियाशील और साधनों की अविभाज्यता, इंडिविजुअल हो जाते हैं आपके रिसोर्सेस एक लिमिट के बाद, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो डिटेलिंग करते हैं। पहला कारण है उत्पत्ति के साधन पूर्णतः स्थानापन्न नहीं होते, मतलब एक दूसरे के कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। रॉबिन्सन के मतानुसार उत्पादन के विभिन्न साधनों को परस्पर स्थानापन्न नहीं किया जा सकता, प्रत्येक साधन का अपना अलग महत्व है, इसलिए आपको क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम देखने को मिलता है। दूसरा, साधनों की सीमितता। प्रोफेसर चैपमैन के मतानुसार उत्पत्ति के साधन सीमित होते हैं, उन्हें आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, अतः साधनों के सीमित होने के कारण यह नियम लागू होता है। क्योंकि आप एक बढ़ा रहे हो और एक लिमिट के बाद ना वो आपस में एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हम बात कर रहे हैं, पहला कारण वो नहीं बन पाते। उदाहरण के लिए भूमि का हमने टुकड़ा लिया था अभी, ये 10 एकड़ लैंड है। अब इसकी तो अपनी एक कैपेसिटी है, इसकी भी तो अपनी एक कैपेसिटी है, सीमितता है कि कितना ये प्रोडक्शन करके आपको दे सकती है। ठीक है, और ना ही इसमें अब श्रम बढ़ाने से और पूंजी बढ़ाने से एक मात्रा तक तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, लेकिन एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट बता रहा है कि जब एक बार आप अनुकूलतम बिंदु पे पहुंच जाते हो, उसके बाद भी अगर इनपुट लगाते जाओगे तो फिर आपको गिरती हुई ही उत्पादकता मिलने वाली है। जहां उत्पादन साधनों की लागत के बराबर होता है, उसके पश्चात साधनों की इकाइयां बढ़ाई जाती हैं, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है और घटने लगती है, अतः नियम क्रियाशील हो जाता है। साधनों की अविभाज्यता। उत्पत्ति के कुछ साधन अविभाज्य होते हैं, अर्थात उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अविभाज्य साधन एक सीमा तक तो परिवर्तनशील साधन के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने में सहायक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि इस सीमा तक अविभाज्य साधन का पूर्ण उपयोग हो रहा है ना। अनुकूलतम बिंदु जब हमारा कांस्टेंट आया तभी हमारा अनुकूलतम उपयोग हो गया था, उसके बाद भी अगर उसमें बढ़ाओगे तो नेगेटिव रिटर्न से मिलेंगे। हमने कार का एग्जांपल देखा था, कार की अपनी कैपेसिटी है कि 4-5 लोग बैठा लो आप, जैसे 6वां 7वां 8वां अगर उसमें व्यक्ति बैठा लोगे आप, तो आपको कार में टायर पंचर हो सकता है, खराब हो सकती है, लोड कम लेगी, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सर 4 तक बैठाए तब तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हाँ तब तक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, क्योंकि जो हमारा अविभाज्य साधन था उसका पूर्ण दोहन नहीं हो रहा था, अभी उस साधन का पूर्ण दोहन होना स्टार्ट हो चुका है या कंप्लीट हो चुका, हम बोलते हैं अनुकूलतम बिंदु के पश्चात की क्रिया है, ये उपयोग हो रहा है। इस सीमा के बाद इस अविभाज्य साधन की पूरी इकाई का प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता, इससे उत्पादन लागत बढ़ने लगती है तथा क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। बात ठीक है। चलो, कृषि में इस नियम की क्रियाशीलता के कारण, बाकी उद्योगों में समझा, अभी कृषि में ये नियम क्यों क्रियाशील होता है उस पर बात करते हैं। तो कृषि के बारे में तो हम जानते हैं कि जो कृषि होती है वो हमारी नेचुरल क्लाइमेटी के ऊपर, मतलब जो हमारा क्लाइमेट जो है उसके ऊपर निर्भर करती है।
बारिश अत्यधिक हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, फसल को नुकसान हो जाता है। बारिश कम हो तो सूखा पड़ जाता है। ठीक है जी। तो ये समस्याएं, मतलब हमारी खेती जो है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भरता। यह नियम कृषि क्षेत्र में क्रियाशील होता है और कृषि में हवा, वर्षा, जलवायु आदि बातों का प्रभाव पड़ता है, जो कि प्रकृति की देन है। तो हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। कृषि में सीमित श्रम विभाजन एवं मशीनीकरण। तो कृषि में मशीनीकरण तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। कृषि के क्षेत्र में मशीनों का उपयोग और श्रम विभाजन बहुत अल्प मात्रा में होता है, अतः नियम जल्दी लागू हो जाएगा। भूमि की मात्रा में सीमितता। प्रकृति के उपहार के रूप में भूमि सीमित है, इसकी मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती। मात्रा की स्थिरता भी नियम की क्रियाशीलता का एक बड़ा कारण है ना, क्योंकि ये लिमिटेड हमारे पास मौजूद है। भूमि की उर्वरता में भिन्नता पाई जाती है। कुछ भूमि अधिक उपजाऊ होती है जबकि कुछ भूमि कम उपजाऊ भूमि पर खेती करने पर उपज में कमी होना अवश्य संभव है। निरंतर उपयोग में मिट्टी की मात्रा तथा उसकी उपजाऊ शक्ति का कम हो जाती है, इसलिए कृषि में इस नियम की कार्यशीलता जल्दी लागू हो जाती है एज कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज। इस नियम की मान्यता या सीमाएं कि कहां पे लागू नहीं हो सकता या क्या क्या हमने चीजों को कांस्टेंट कर दिया है। सामान्यतः प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में इस शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात एक सीमा के बाद ही यह लागू होता है। प्रारंभ से नहीं, प्रारंभ में उस भूमि का पूर्ण साधनों के साथ पूर्ण उपयोग होना चाहिए। एक स्थिति तक तो सीमांत उपज में वृद्धि होगी, उसके उपरांत ही यह नियम लागू होगा। ठीक बात है जी। तो शुरू में नहीं लागू होता है, बाद में लागू होता है, ये पहली मान्यता है। कृषि कला में साथ साथ कोई उन्नति ना हो, कृषि करने की पद्धति में कोई नया सुधार ना किया हो, अर्थात उत्पादन प्रणाली, तकनीकी ज्ञान तथा संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तभी यह नियम लागू होगा। यदि हमने कृषि कला में विकास कर लिया, कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गया, तो भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो डिक्लाइनिंग फेज में जाए। तो ये हमारी दूसरी मान्यता है। तीसरी, उत्पादन का एक साधन स्थिर होना। हाँ, ये सब मतलब जरूरी है, हमने मानना है कि उत्पादन के बाकी साधनों को हम परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन कोई एक न एक साधन जो है वो स्थिर जरूर रहेगा। उत्पादन के साधनों में से किसी एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाए। सब में एक साथ परिवर्तन करेंगे तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको पैमाने का प्रतिफल बोलेंगे हम। और ये किसका प्रतिफल है? साधन का प्रतिफल है, याद रखिएगा। समान अनुपात, उत्पादन के साधनों के अनुपात में कोई परिवर्तन ना किया जाए। यह मान लिया जाता है कि परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप हैं। मतलब कि हम मान लेते हैं जो मिस्टर ए एक लेबर है, ये उतना ही एफिशिएंट है जितना कि मिस्टर बी है। तो हमने समरूपता यहाँ अज्यूम की है। स्वाभाविक रूप से कई बार ये श्रम में भी गड़बड़ी हो जाती है, एक व्यक्ति ज़्यादा एफिशिएंट होता है, दूसरा कम एफिशिएंट होता है, तो उसको एडिशनल एम्प्लॉय करने से मिलने वाली प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। लेकिन हमने माना कि सभी हमारे जो उत्पादन के साधन हैं वो समरूप हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई क्वालिटी वाइज कमी नहीं है। उत्पादन को महत्व, इसमें उत्पादन को ही विशेष महत्व दिया जाता है कि उत्पादन के मूल्य को नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, उत्पादन के मूल्य को जब हम देखेंगे MRMC अप्रोच में, जब हम लागत पढ़ लेंगे तो MRMC, हम सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट पे ध्यान दे रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन के वैल्यू पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैल्यू पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, इसकी सीमा है। यह नियम निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू होता है। पहला है कृषि। प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार यह नियम केवल कृषि में ही लागू होता है, चाहे वह गहरी खेती का क्षेत्र हो या विस्तृत खेती का। गहरी खेती में भूमि का क्षेत्र निश्चित होता है और उस पर श्रम तथा पूंजी की इकाइयां क्रमशः बढ़ाने से एक सीमा के बाद सीमांत उत्पादन कम होने लगता है। विस्तृत खेती में भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है, किंतु श्रम और पूंजी की इकाइयां यथावत रहती हैं, अतः उत्पादन का कम होता जाता है। इस प्रकार यह नियम प्रकृति प्रधान उद्योगों में शीघ्र लागू होता है तथा जिन उद्योगों में मनुष्य की प्रधानता रहती है वहां पर यह नियम बहुत देर से लागू होता है। लागू लेकिन सब जगह इसका होना चाहिए। खनिज, क्योंकि ये भी प्रकृति प्रदत्त है। खदानों को खोदने में तो प्रारंभ में श्रम और पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयां बढ़ाने से खनिज अधिक निकाल सकते हैं, किंतु सने सने यह उत्खनन कम होता जाता है, क्योंकि खदानों की गहराई
बढ़ने से खदानों में से माल को ऊपर लाने में समय तथा खर्च अधिक बढ़ता जाता है। अतः एक सीमा के पश्चात क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगा। मत्स्य उद्योग, तालाब तथा नदियों में मछली पकड़ने हेतु श्रम और पूंजी की इकाइयां बढ़ाई जाती हैं तो प्रारंभ में मछली अधिक पकड़ी जाएंगी, किंतु कुछ समय में ही इनकी पूर्ति कम होती जाएगी क्योंकि संख्या सीमित है। अतः यहाँ क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो लागू हो जाएगा। तालाब की मछलियां खत्म हो गई, अब आप श्रम बढ़ाओ, पूंजी बढ़ाओ, तालाब में मछलियाँ ही नहीं है, आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जो प्रकृति प्रदत्त बिजनेसेस हैं उनमें यह नियम जल्दी लागू हो जाएगा। जहाँ पे मशीन और इंसानों का उपयोग होता है वहाँ पे ये नियम देर से लागू होगा, लागू जरूर होगा। प्रोडक्टिविटी एक समय के बाद डिक्लाइन जरूर होती है, आप कितने ही रिसोर्सेस को बढ़ा दीजिए। मिट्टी के बर्तन बनाने में कुम्हार मिट्टी के बर्तन जितने अधिक बनाएगा उसे उतनी ही अधिक मिट्टी की आवश्यकता होगी। अतः उसे खदान से मिट्टी खोदने में गहराई बढ़ती जाएगी और उसे अधिक श्रम तथा पूंजी की इकाई लगाने के पश्चात भी उत्पादन कम होगा और यह नियम जो है वो क्रियाशील हो जाएगा। भवनों के निर्माण में सह नियम 1 या 2 मंजिल तक लागू नहीं होता है। उसके पश्चात जब कई मंजिल भवन बनाया जाता है तो ऊपर की मंजिलों में श्रम और पूंजी अर्थात ऊपर ईंट, चूना, सीमेंट, रेत, गिट्टी आदि पहुंचाने में खर्च बढ़ेगा और निर्माण कार्य की गति धीमी हो जाएगी। अतः यहाँ भी यह नियम लागू हो जाएगा। तो हमने कारण भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं किन क्षेत्रों में लागू हो रहा, क्यों हो रहा, वो भी आपके पास रीजन के साथ बताया गया है। उद्योग सबसे बाद में लागू होगा शायद। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह नियम उद्योग व्यवसाय में भी लागू होता है, क्योंकि जहां भी एक साधन स्थिर रहेगा और अन्य साधन परिवर्तनशील रहेंगे तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आपकी स्थिर रहेगी। यह आवश्यक नहीं कि भूमि को ही स्थिर साधन माना जाए, किसी भी एक साधन को हम स्थिर मान सकते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति के तीनों नियमों को ना मानकर एक ही नियम अनुपात को परिवर्तनशील नियम मानते हैं। इस प्रकार सभी उद्योगों में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो लागू हो जाएगा। उद्योगों में सामान्यतः जो है वो पूंजी जो है वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि आपकी पूंजी मतलब कि जो मशीन है और जो मशीन होती हैं उनकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, उनकी एक अपनी क्षमता होती है ना। तो जब मशीन की क्षमता के बराबर हम काम करने लग जाएंगे, उसके बाद भी अगर हम इनपुट बढ़ाते जाएंगे, लेबर बढ़ाते जाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मशीन की क्षमता का पूर्ण दोहन हो चुका है। उसके बाद यदि मुझे बढ़ाना है तो मुझे एक और मशीन जो है वो लगाना पड़ेगा, तो मतलब फिर मेरी मशीन तो स्थिर हुई नहीं। तो फिर इसके बाद कौन सा नियम लग जाएगा यहाँ पे, पैमाने के प्रतिफल का। अभी हम साधन के प्रतिफल का कर रहे हैं। साधन के प्रतिफल में किसी साधन को स्थिर रखा जाता है, बाकी साधनों को परिवर्तित किया जाता है। और पैमाने का जो प्रतिफल होता है उसमें सभी साधनों को बदल दिया जाता है, सभी साधन जो है वो परिवर्तनशील हो जाते हैं। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम का महत्व। सर्वव्यापी उत्पत्ति ह्रास नियम अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये मतलब हमेशा हर जगह देखने को मिलेगा। एक सीमा के बाद उत्पादन हो, यूटिलिटी हो, सब डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। कृषि, खान खोदना, मछली पकड़ना, मकान बनाना, उद्योग धंधे इत्यादि सभी क्षेत्र का ये नियम प्रभावित होता है, मतलब ये नियम हर जगह लगता है। दूसरा है जनसंख्या प्रवास। यह नियम ही एक देश से दूसरे देश में जनसंख्या के प्रवास माइग्रेशन के लिए उत्तरदायी है। एक और भूमि पर जनसंख्या का दबाव, दूसरी ओर उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण भूमि से अधिक उत्पादन न मिल सकने के कारण ही एक देश से दूसरे देश को जनसंख्या का प्रवास हुआ है। एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक पर्टिकुलर एरिया में यदि ज़्यादा लोग हो जाएं, क्योंकि लैंड कम है तो वहाँ से एक तो उत्पादन भी कम होने लगेगा, दूसरा नंबर ऑफ पीपल भी बढ़ जाएंगे, तो फिर वहाँ पे वो लोग अपना जीवन स्तर निम्न स्तर का हो जाएगा उनका, तो फिर वो किसी दूसरे देश में जाने के लिए प्रयासरत होंगे और चले जाएंगे। हम देखते हैं ना कि पिछले 40-50 सालों में भारत के अंदर गांव से काफ़ी लोग शहरों में शिफ्ट हुए हैं, प्रवास किए हैं, क्योंकि गांव में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी कम हुई है और पॉपुलेशन बढ़ी है। दोनों कारण हैं जिसके कारण आदमी शहर में आया, क्योंकि शहर में कहीं ना कहीं उसको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लग रही है और उसको जीवन स्तर गांव से बेहतर लग रहा है, तभी ये प्रवास हुआ है। उसी प्रकार जो शहरों में लोग निवास कर रहे हैं वो इंडिया के बाहर प्रवास करने की सोच रहे हैं या जा रहे हैं, है ना। इसके बारे में हम किसी दिन बात करेंगे, कितना डेटा है जो हमारे अमीर लोग हैं, जो अरबपति लोग हैं, वो इंडिया के बाहर शिफ्ट कर रहे हैं।
तो रीज़न दो ही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरा क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम भी उसके लिए जिम्मेदार है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन उत्पत्ति ह्रास नियम क्या बोलता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, और हम क्या बोल रहे हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित हैं, तो हम कैसे रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। तो अब हम उस जगह की ओर कूच करेंगे, उस जगह की ओर जाएंगे जहाँ पे अभी उत्पत्ति के साधन उपलब्ध हैं, उनकी उपलब्धता अत्यधिक मात्रा में है, या उनके पास प्रोडक्शन अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है। इनमें से किसी न किसी बात को हमें समझना पड़ेगा। माल्थस के सिद्धांत पर आधारित, माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताता है कि जनसंख्या खाद्यान्नों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है। खाद्यान्न नहीं बढ़ रहे, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। खाद्यान्नों की धीमी गति के बढ़ने के कारण यह खाद्यान्नों के उत्पादन पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आधार, रिकार्डो का लगान सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है। गहरी खेती में जब भूमि के एक दिए हुए टुकड़े पर श्रम तथा पूंजी की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो पहली की इकाइयों की अपेक्षा बाद की इकाइयों में उत्पत्ति घटती है, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। ये रिकार्डो का लगान नियम भी इसी कारण चला है। सीमांत इकाई से पहले की इकाई को जब बचत प्राप्त होती है उसको रिकार्डो ने लगान कहा है। स्पष्ट है कि लगान उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता कारण ही प्राप्त होता है। विस्तृत खेती में जो बचत श्रेष्ठ भूमियों को निम्न कोटि की भूमियों के ऊपर प्राप्त होता है उसे रिकार्डो ने लगान कहा है, परंतु निम्न कोटि की भूमियों को जो जोत में लगाने के कारण उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता होती है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जिसके अनुसार उत्पत्ति के साधनों का पुरस्कार दिया जाता है, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता पर आधारित है। जीवन स्तर का निर्धारण ये भी करें। किसी देश या क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर इस नियम द्वारा प्रभावित होते हैं। किसी देश में यदि जनसंख्या अन्य साधनों, भूमि, पूंजी, टेक्नोलॉजी की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रही है तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा और लोगों का जीवन स्तर नीचा होते जाएगा। इसके विपरीत यदि पूंजी तथा टेक्नोलॉजी इत्यादि जनसंख्या की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ते हैं तो उत्पत्ति वृद्धि नियम, जो कि उत्पत्ति ह्रास नियम की एक अवस्था है, लागू होगा और जीवन स्तर जो है वो ऊंचा हो जाएगा। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन जो साधन है, जो संसाधन है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो जीवन स्तर कमज़ोर हो जाएगा, आपका निम्न हो जाएगा। यदि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है या साधन में किसी प्रकार से विस्तार हो रहा है और जनसंख्या उसके मुकाबले कम गति से बढ़ रही है तो आपका जीवन स्तर में सुधार होगा, है ना। ठीक बात है जी। चलिए, नए अधिकार, यह नियम बहुत से आविष्कारों के लिए उत्तरदायी है। बहुत से आविष्कार तथा उत्पत्ति की नई रीतियों की खोज इस नियम की क्रियाशीलता को स्थगित करने के लिए ही की गई थी। इस नियम की प्रवृत्ति को लंबे समय तक रोकने के लिए आज भी मनुष्य नई खोजों के लिए प्रयत्नशील है। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन करने लगता है, एक समय के बाद वो प्रोडक्शन गिरे ना, वो प्रोडक्शन में हमें लगातार बढ़ोतरी चाहिए, क्योंकि हमारी दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसका दो ही तरीके अभी तक हमने खोजे हैं। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, हमने पहले चैप्टर में बात की थी, समझिए इस बात को आप। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि सर संख्या, जो हमारी जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उत्पत्ति के साधन जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, ये सब तो सर नहीं बढ़ रहे हैं। या मैंने आपको क्या बोला कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बेसिक चीज़ें क्या हैं, उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो फिर अब ये जो जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका उपभोग तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन तो कांस्टेंट है। और ये हमारा तीसरा वाला जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन कांस्टेंट नहीं है, प्रोडक्शन गिर रहा है। तो कैसे समस्या का समाधान करें? तो एक तरीका होता है कि टेक्नोलॉजी, कुछ नई चीज़ ईजाद करें हम, उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। दूसरा तरीका होता है त्यागपूर्ण उपभोग। त्यागपूर्ण उपभोग हमें बताता है कि जो उपलब्ध है उतना ही उपभोग करें या कम से कम मात्रा में उपभोग करें हम, तो हम जीवित रह सकते हैं या सभी लोगों का जीवन स्तर ठीक ठाक हो सकता है ना। तो पहली कल्पना नए अधिकार, मतलब कि हम नए आविष्कार करते रहेंगे इसी कारण, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक बात है जी। चलिए, अब यद्यपि यह नियम मूल रूप से भूमि तथा कृषि के लिए विकसित किया गया था, किंतु यह भूमि तक ही सीमित नहीं रहा। अब उद्योग, खनन, मत्स्य पालन, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों पर भी लागू होता है। कृषि में यह गहरी तथा विस्तृत दोनों प्रकार की खेती पर लागू होता है। डेविड रिकार्डो ने अपने प्रसिद्ध लगान के सिद्धांत का आधार इसी नियम को बनाया था। इसी प्रकार माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है। मछली उद्योग में इसी नियम की क्रियाशीलता पाई जाती है।
खनन उद्योग में भी यही नियम लागू होता है। यह नियम उत्पादन के साधनों को अपूर्ण स्थानांतरण की परिणाम है। उदाहरण के लिए पूंजी भूमि की पूर्ण स्थानांतरण नहीं हो सकती। जो काम भूमि कर सकती वो काम पूंजी नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है कि एक संसाधन दूसरे संसाधन का पूर्ण स्थापन कभी नहीं होता है। जो श्रम का काम है वो श्रम करेगा, जो भूमि का काम है भूमि करेगी, जो पूंजी का काम है वो पूंजी करेगी। आप यदि किसी एक संसाधन की मात्रा अधिक बढ़ा दोगे और दूसरा संसाधन कमज़ोर है तो मिलने वाला प्रोडक्शन भी कमज़ोर होगा, डिमिनिशिंग होगा। ये नियम हमें बताता है। इसी प्रकार पूंजी श्रम की पूर्ण स्थापन नहीं हो सकती। एक निश्चित बिंदु के बाद किसी भी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उत्पादन के परिवर्तनशील साधन एक दूसरे के स्थानांतरण नहीं हो सकते। यही कारण है कि प्रत्येक उत्पादक क्रिया में यह नियम क्रियाशील होने लग जाता है। इसकी सर्वव्यापकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अब अभी तक हम पढ़ रहे थे रिटर्न्स टू स्केल, हम पढ़ रहे थे रिटर्न्स टू संसाधन, मतलब कि हम संसाधन एक संसाधन में परिवर्तन कर रहे थे तो देख रहे थे कि हमारा आउटपुट जो है वो कैसे बदलता है। लेकिन अब हम किसको पढ़ेंगे? पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल। अब यहाँ पे क्या परिवर्तन हो जाएगा? वहाँ पे हम किसी एक संसाधन को स्थिर रख रहे थे, यहाँ पे हम किसी भी संसाधन को स्थिर नहीं रख रहे। सभी संसाधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं कि हमें क्या प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अभी हमने एक संसाधन को कांस्टेंट किया था, बाकी को हमने चेंज किया था। अभी हम सभी संसाधनों को चेंज करने वाले हैं तो हमें क्या रिटर्न्स मिलेंगे, लेट्स चेक। अभी तक साधन के प्रतिफल उत्पत्ति के नियमों की चर्चा में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी एक या कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में परिवर्तन किया जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं, उनकी चर्चा हमने कर दी है 3 फेज में। यदि उत्पादन के सभी साधनों में एक साथ आनुपातिक परिवर्तन किया जाए तो इसे पैमाने में परिवर्तन कहा जाता है और उसके फलस्वरूप उत्पत्ति में होने वाले परिवर्तन को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल के विचार को समझने के पूर्व अनुपात तथा पैमाना शब्द का अर्थ समझना आवश्यक हो जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ पे एक साधन जरूर स्थिर था, यहाँ पे कोई भी साधन स्थिर नहीं है। सभी साधनों को हम एक निश्चित अनुपात में बदलेंगे, उससे फिर क्या हमें प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है उसकी चर्चा इस कॉन्सेप्ट में हम करने वाले हैं। बात ठीक है जी। ये क्या है? पैमाने का प्रतिफल। स्थिर साधनों का परिवर्तनशील साधनों के साथ संयोग अनुपात कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? स्थिर साधनों का परिवर्तनशील साधनों के साथ संयोग जो है वो अनुपात कहलाता है। ठीक है जी। तो मैंने माना था कि जो भूमि है वो स्थिर है, या दूसरा स्थिर क्या है? पूंजी। ठीक है। और परिवर्तनशील जनरली हम किसको मानते हैं? श्रम जो है वो परिवर्तनशील है, साहस परिवर्तनशील है, या संगठन जो है वो परिवर्तनशील है ना। वैसे तो लॉन्ग टर्म में सभी जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन हमने अभी तक ऐसे ही माना था। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो भूमि और श्रम का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या बोलेंगे? अनुपात। एक भूमि 4 श्रम, एक भूमि 4 श्रम, तो ये क्या बन जाता है? हमारा अनुपात। अनुपात का संबंध अल्पकाल से होता है क्योंकि अल्पकाल में हम स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक मात्रा का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ा पाते हैं। पैमाने में वृद्धि का अर्थ है सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना, अर्थात साधन के अनुपातों को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को बढ़ाया जाता है। पैमाने का विचार दीर्घकाल से है क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं रह सकता है, बल्कि सभी साधनों को परिवर्तित करके फर्म के आकार को बढ़ाया जा सकता है। उस विचार पे हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है जी। तो हम बात करने वाले हैं अभी पैमाने के प्रतिफल के बारे में। ठीक है जी। तो आप क्या करना है? सभी साधनों को परिवर्तित करना है। सभी साधन जो हैं वो परिवर्तनशील हैं और उनसे मिलने वाला प्रतिफल जो है उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे मिलेगा। इसके भी क्या फेस होंगे देखते हैं एक बार। इस प्रकार पैमाने में वृद्धि का अर्थ है सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना। ये अनुपात हमने समझ लिया है कि अगर भूमि 1 और श्रम 4,
ए अनुपात चल रहा था, तो अब हम जब दूसरी इकाई की बात करेंगे तो 1 भूमि और 4 श्रम को एक साथ बढ़ाएंगे, है ना, तो अनुपात में बढ़ाएंगे, एक ही अनुपात अथवा साधन अनुपातों को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को बढ़ाया जाना। पैमाने के प्रतिफल का विचार इस बात का अध्ययन करता है कि यदि सब साधनों में आनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए ताकि साधनों को मिलने के अनुपात में कोई बदलाव नहीं आए, तो उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होगा, उसे हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। साधनों की निरपेक्ष मात्राओं में तो परिवर्तन हो, परंतु उनमें मिलने वाले अनुपात में परिवर्तन ना हो, यह बात एक पैमाना रेखा स्केल लाइन बताती है। अतः पैमाने के प्रतिफल के विचार को दूसरे शब्दों में निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। यदि एक विशिष्ट पैमाना रेखा पर साधनों को मात्राओं को परिवर्तित किया जाता है तो उत्पादन में परिवर्तन होगा। साधनों में इस प्रकार के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पादन के प्रतिफल को पैमाने का प्रतिफल भी कहा जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट पैमाना रेखा बना लिया है, उसमें मात्राओं को परिवर्तित कर रहे हैं, अंदर में कुछ बदलाव कर रहे हैं। पैमाने के प्रतिफल की समस्या इस बात को मालूम करना है कि जब एक पैमाना रेखा में साधनों में कोई अनुपातिक वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में किस अनुपात में वृद्धि होगी। ये इसकी फंडामेंटल प्रॉब्लम है और इसका हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन। जब साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है और इस प्रकार उत्पादन के पैमाने में वृद्धि की जाती है तो प्राप्त होने वाली उत्पादन का मात्रा या प्रतिफल 3 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। पहला है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था, हमें वहां भी मिली थी, क्या बढ़ रहा था, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा था फर्स्ट स्टेज में। सेकंड क्या है, पैमाने के समान स्थिर प्रतिफल की अवस्था, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। और तीसरी है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की अवस्था, मतलब फिर से शुरू में आपका जो है प्रोडक्शन वो बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट और फिर डिक्लाइन फेस हो जाएगा। तो जो साधनों के प्रतिफल की हम बात कर रहे थे, उसी तरह से पैमाने के प्रतिफल की भी 3 अवस्थाएं हैं। यदि सभी साधनों को 10% से बढ़ाया जाता है, अर्थात पैमाने को 10% से बढ़ाया गया है, उत्पादन 15% से बढ़ जाता है, अर्थात 10 से अधिक बढ़ता है, यह अवस्था पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल को अवस्था कही जाएगी। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया सकता है, जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है, अर्थात एक पैमाने पर रेखा पर चला जाता है और इस प्रकार उत्पादन के पैमाने में वृद्धि हो जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप यदि उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया पैमाने के बढ़ते हुए की प्रतिफल उत्पन्न करती है। मैंने बढ़ाया 10 और प्रोडक्शन मिला 15, मैंने बढ़ाया 10 और मुझे प्रोडक्शन मिला 10, ये कांस्टेंट सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में मैंने 10% से बढ़ाया लेकिन प्रोडक्शन 7.5% से बढ़ा, तो ये पैमाने के गिरती हुई, ये कांस्टेंट मतलब स्थिर, और ये बढ़ती हुई। 3 अवस्थाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें पहली अवस्था हमारी है 10% हमने पैमाना बढ़ाया, स्केल 10% बढ़ाया, लेकिन प्रोडक्शन 15% बढ़ रहा है, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, करेंगे। दूसरा, अगर 10 है तो भी करेंगे, तो भी करना चाहिए, लेकिन 10 और 7.5 है तो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मैं इनपुट ज़्यादा लगा रहा हूँ, आउटपुट कम बढ़ रहा है, इसलिए मैं तीसरे स्टेज में नहीं जाऊँगा। सेकंड स्टेज मेरे लिए अनुकूलतम बिंदु प्रदान करेगी। अर्थात पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए साधनों की मात्राओं में क्रमशः कम और कम वृद्धि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक बात है जी। चलो रेखाचित्र वाला स्पष्टीकरण, इस निम्न रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है कि इस चित्र में IP1, IP2, IP3, IP4 सम उत्पाद रेखाएं हैं जो क्रमशः 10, 20, 30, 40 इकाइयों के बराबर उत्पादन के दर्शाती हैं। ये सम उत्पाद रेखाएं उत्पादन में एक समान वृद्धि अर्थात 10 इकाई के बराबर है। एक समान वृद्धि बताती है। ये सम उत्पाद रेखाएं पैमाना रेखा OE को टुकड़ों में AB, ABC, CD में बांट देती है। पैमाना रेखा OE का प्रत्येक टुकड़ा X तथा Y दोनों की एक निश्चित मात्रा को बताता है। तो यहाँ पे मेरे क्या है, फैक्टर्स हैं, y1, y2, y3, y4, और इधर मेरा क्या है, साधन। यहाँ भी मेरे पास x1, x2, x3, x4 है। यहाँ भी मेरे पास क्या है, फैक्टर्स हैं, है ना। तो आप इजी कैलकुलेशन समझ लो। ये मेरे पास क्या है, श्रम, और ये मेरे पास क्या है, भूमि। ये श्रम है और ये भूमि है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे श्रम और भूमि बढ़ा रहा हूँ, श्रम और भूमि यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। अब देखो ये वाला गैप जो है ना, वो ज़्यादा गैप दिख रहा है मुझे, मतलब मैंने यहाँ पे फैक्टर्स ज़्यादा बढ़ाए हैं। इधर वाला गैप थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में छोटा है, ये वाला और छोटा है, मतलब यहाँ पे मैं साधन कम बढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्शन मुझे क्या मिल रहा है, सबसे बराबर मिल रहा है, सबसे। तो ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं हम।
कि मैं इनपुट कम बढ़ा रहा हूँ लेकिन प्रोडक्शन मेरा हमेशा 10 10 10 10 ही बढ़ रहा है। बात ठीक है जी। और ओ ई हमारी पैमाने की रेखा है, ये हमारी पैमाने की रेखा है, इस पे ही हम बढ़ रहे हैं। अपवर्ड स्लोपिंग जो हमें कर्व है वो प्राप्त हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कम होती जाती है, अर्थात सी डी इज लेस देन बी सी इज लेस देन ए वी। इन घटते हुए टुकड़ों का आशय है कि दो साधन एक्स तथा वाई को क्रमशः कम मात्राओं में प्रयोग करने से उत्पादन में एक समान वृद्धि इकाइयों 10 के बराबर प्राप्त की जाती है। ऐसी स्थिति को पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम कि सर इनपुट कम बढ़ रहा है ना, ये देखो रेखाएं, ये गैप कम हो रहा है ना, इधर इसके कंपैरिजन में यहाँ गैप कम होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ गैप कम हुआ, इसके कंपैरिजन में यहाँ गैप कम हुआ। लाइकवाइज इधर गैप कम हुआ, इधर गैप कम हुआ, इधर गैप कम हुआ। लेकिन प्रोडक्शन देखो आप 10 10 10 10 से ही बढ़ रहा है। तो अभी हम क्या हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की स्टेज में है, मतलब कि पहली स्टेज में है। बात ठीक है जी। चलिए, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण ऐसा क्यों होता है कि जो पैमाने के प्रतिफल है वो बढ़ता है, सभी संसाधनों को बढ़ाने से हमारा उत्पादन क्यों बढ़ता है? तो पहला कारण है अविभाजकताएं, इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। आकार की कुशलता, श्रम की अधिक विशिष्टीकरण, विपणन संबंधी बचतें, वित्तीय संबंधी बचतें और बाह्य बचतें, ये इसके कारण है। तो एक एक कारण को हम जरा डिटेल्ड में समझते हैं कि ऐसा क्यों। तो पहली क्या है, इंडिविजिबिलिटीज, कि जो साधन है उनको हम डिवाइड नहीं कर पा रहे। उत्पत्ति के साधन अविभाज्य होते हैं। प्रत्येक उत्पत्ति के साधन की एक निश्चित निम्नतम सीमा या उसका एक निम्नतम आकार होता है जिसके नीचे हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। मशीन प्रबंधक, विपणन, वित्त और अनुसंधान तथा विज्ञान में अविभाज्यता का तत्व होता है। जैसे कि मशीन को आप टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। यदि किसी मशीन की कैपेसिटी 100 है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दो तो उसकी 10 मशीन बना लो, एक मशीन की कैपेसिटी 10 हो जाएगी, नहीं। उसी प्रकार एक मैनेजर, प्रबंधक यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है, एक प्रबंधक यदि है और उसकी कार्यकुशलता है कि वो 100 कमोडिटीज़ को सेल कर सकता है, तो एक काम करो, इसको बोलो 10-10 कमोडिटी, इसको हम टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। एक मैनेजर का हमें प्रॉपर रिप्लेशन करना है, अगर उसकी कैपेसिटी 100 यूनिट बेचने की है तो वो 100 यूनिट बेच सकता है। लाइकवाइज जो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स की चर्चा की है, ये इंडिविजुअल हैं, इनको हम भाग नहीं दे सकते। ठीक है जी, पहला कारण। तो उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने से उन अविभाज्य साधनों का जो पहले से प्रयोग में आ रहे थे अधिक अच्छा प्रयोग होने लगता है, या पैमाने के बढ़ने के कारण नए अविभाज्य साधनों का प्रयोग संभव हो जाता है। इन सब बातों के कारण उत्पादन कुशलता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप प्रारंभ में जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उससे अधिक अनुपात में प्रतिफल प्राप्त होता है। कुछ अर्थशास्त्री इसे महत्वपूर्ण कारक नहीं मानते हैं। कुछ अर्थशास्त्री क्या बोल रहे हैं कि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं वो जो आपके अविभाज्य साधन हैं उनका पूर्ण दोहन नहीं हो रहा था, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो गई, अब वो और अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए आपको प्राइमरी स्टेज में आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लग जाएगा। दूसरा, आकार की कार्यकुशलता, तो इसको हम बोलते हैं इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेस या संसाधनों का मित व्ययीकरण। आप देखिए कि चाइना ने आपके चाइनीज़ प्रोडक्ट को उठाकर देखेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्ट को उन्होंने मिनिमम कॉस्ट पर प्रोड्यूस किया है, क्योंकि उन्होंने रिटर्न्स टू स्केल का फ़ायदा उठाया है। जब आप मास स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, तो आपकी पर यूनिट कॉस्टिंग कम हो जाती है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्टिविटी इनहांस होगा। देखते हैं कैसे। आकार की कार्यकुशलता, डायमेंशन ऑफ एफिशिएंसी। अर्थशास्त्रियों ने का कहना है कि पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का मुख्य कारण केवल बड़े आकार के परिणाम स्वरूप प्राप्त कुशलता है, परंतु एक सीमा या बिंदु के बाद इस प्रकार के बड़े आकार की कुशलता समाप्त हो जाती है। श्रम का विशिष्टीकरण, उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने से जटिल श्रम विभाजन तथा अधिक श्रम विशिष्टीकरण संभव हो जाता है। जटिल श्रम विभाजन के फलस्वरूप श्रमिकों को अपनी योग्यता के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है तथा एक ही कार्य को बार बार करने से वे अधिक दक्ष हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है हमें। एक काम बार बार कराओगे
तो क्या होगा, उस श्रमिक की, उस व्यक्ति की कार्यकुशलता में इजाफा होगा। तो क्योंकि आपका पैमाना बड़ा होते जा रहा है, उसको दायरा मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। नंबर 4, विपणन बचतें, मार्केटिंग। एक बड़ी फर्म छोटी फर्म की तुलना में कच्चा माल अधिक सस्ता खरीद सकती है तथा निर्मित माल अधिक सस्ता बेच सकती है। उसे अतिरिक्त विक्रयकर्ता नियुक्त नहीं करने पड़ते हैं। विपणन लागत प्रति इकाई इसलिए कम रहती है और कम होते जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी समाचार पत्र में अपने उत्पाद के बारे में विज्ञापन दिया, ठीक बात है जी, विज्ञापन दिया। अब इस विज्ञापन की कॉस्ट जो है, लागत जो है, मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपए आती, और यदि आप 10 करोड़ प्रोडक्ट ही बेच पा रहे हो या 10 करोड़ लोगों तक पहुंच पा रहे हो, तो आपकी लागत हो गई 1 रुपये प्रति व्यक्ति पहुंचने की। यहीं पे यदि आप इसको क्या करो, खर्चा तो 10 करोड़ ही हो रहा है, लेकिन यदि आपका डिनोमिनेटर 20 करोड़ हो जाए तो आपकी जो लागत है वो 50 पैसे हो जाएगी। ठीक है जी। तो हमें बचता होता है, जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ते जाता है, पैमाना बढ़ते जाता है, बहुत सारी ऐसी लागतें होती हैं जिनकी हमें सेविंग्स होना स्टार्ट होती है। ठीक बात है जी। चलो, बचते हैं। एक बड़ी फर्म छोटी फर्म की तुलना में जनता से कोष सस्ती दर पर प्राप्त कर सकती है। उसकी प्रतिष्ठा के कारण उसे वित्तीय ऋण आसानी से मिल जाते हैं। इससे उसकी काफ़ी बचत होती है। यदि रिलायंस आज की डेट में अपने डिवेंचर्स को बेचेगी, ऋण पत्रों को बेचेगी, तो वो सस्ते रेट पे भी लोग खरीद लेंगे, क्योंकि विश्वसनीयता है। रिलायंस जैसी कंपनी है, पैसा नहीं डूबेगा, लोग इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन वहीं पे छोटी फर्म जाएगी तो उसको मिलने वाला पैसा ज़्यादा रेट पे मिलेगा, उसको महंगा, मतलब अधिक ब्याज दर चुकानी पड़ेगी। तो इस कारण भी इनकी क्या होती हैं, फाइनेंशियल सेविंग्स होती हैं। बाह्य बचतें, उद्योग के विकास के साथ साथ विकास केंद्र, सेवा केंद्र, सहायक उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण, शोध, बैंकिंग, परिवहन आदि सुविधाएं सुलभ हो जाती हैं। इस कारण बाह्य बचतें काफ़ी होती हैं। तो इन बचतों के कारण आप अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो आपकी कॉस्ट कम होती है। मैं चाइना का उदाहरण ले रहा था, जैसे कि हमने देखा है कि स्मार्ट टीवी, चाइना ने स्मार्ट टीवी को इतना सस्ता कर दिया कि आज के समय में 5 से 10 हज़ार रुपये में आपको स्मार्ट टीवी उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है? क्या क्वालिटी ख़राब है? नहीं, क्वालिटी ठीक है, रीजनेबल क्वालिटी है। कैसे इन्होंने किया? इन्होंने किया लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके इन्होंने पैमाने के प्रतिफल का लाभ उठाया, पैमाने के प्रतिफल का लाभ उठाया, है ना। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे आप, आपकी कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन होता है। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ए डिक्लाइन। बात ठीक है जी। चलो, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। तो पहला क्या था, बढ़ता क्रम। अब क्या हो जाएगा, आपका प्रतिफल जो है वो, रिटर्न जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कैसे, देखते हैं। जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है, अर्थात एक पैमाना रेखा पर चला जाता है, और इस प्रकार उत्पादन के पैमाने में वृद्धि हो जाती है तथा इसके परिणाम स्वरूप यदि उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है, तो यह कहा जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया पैमाने के समान प्रतिफल पर उत्पन्न कर रही है। उदाहरणार्थ, सभी साधनों को 10% से बढ़ाया जाता है, अर्थात पैमाने को 10% से बढ़ाया जाता है, और उत्पादन भी 10% बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था पैमाने के समान प्रतिफल की अवस्था कही जाएगी। अर्थात पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए साधनों की मात्राओं में क्रमशः एक समान वृद्धि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी। तो दूसरी बात में 10% बढ़ाया, 10% से बढ़ गया। तो ज़रा एक बार इसको हम चित्र को समझते हैं। देखो, यहाँ पे आपको मिलने वाला गैप जो है वो कांस्टेंट है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और यहाँ पर प्रोडक्शन भी हमारा बराबर है। मतलब कि मैं फैक्टर्स को क्या कर रहा हूँ, निश्चित अनुपात में बढ़ा रहा हूँ, उसी निश्चित अनुपात में मेरे प्रोडक्शंस बढ़ रहे हैं। तो अब मुझे कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। उक्त रेखा चित्र में इसे दर्शाया गया है। यहाँ सम उत्पाद रेखाएं, पैमाना रेखा OE को टुकड़ों में AB, है ना, ये हमारी OE हो जाती है। इसको OA, AB, BC और CD में विभाजित
किया है। पैमाना रेखा OE का प्रत्येक टुकड़ा x तथा y दोनों साधनों की एक निश्चित मात्रा को बताता है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर है, अर्थात AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD, जो यह बताते हैं कि x तथा y दोनों साधनों का क्रमशः बराबर मात्राओं में प्रयोग उत्पादन एक समान वृद्धि दर 10 इकाइयों के बराबर प्राप्त की जाती है। यह अवस्था पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यह दूसरी अवस्था हो गई। पैमाने के समान प्रतिफल का अभिप्राय फर्म के उत्पादन के में पैमाने के परिवर्तनों का साधनों के प्रयोग की कुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जैसे पहले परफॉर्म कर रहे थे अभी भी उसी प्रकार परफॉर्म कर रहे हैं। अतः केवल उन फर्मों को ही जो कि ऐसे उद्योग में कार्य करती हैं जिनमें साधनों के विशिष्टीकरण अर्थात जटिल श्रम विभाजन के लाभ या तो कम है या उन लाभों को उत्पादन के निम्न स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है, उत्पादन के बड़े फैलाव तक पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ठीक बात है जी। चलो, यदि सभी साधनों को तीसरी स्टेज घटते प्रतिफल, यदि सभी साधनों को 10% से बढ़ाया जाए अर्थात पैमाने को 10% से बढ़ाया जाता है और उत्पादन 7% से बढ़ता है अर्थात 10 से कम बढ़ता है, ऐसी स्थिति में पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की अवस्था कही जाएगी। इसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है अर्थात एक पैमाने पर रखा जाता है और इस प्रकार उत्पादन के पैमाने में वृद्धि हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप यदि उत्पादन में कम अनुपात में वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया पैमाने के घटते हुए प्रतिफल उत्पन्न करती है। रिसोर्सेस ज़्यादा बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन कम मिल रहा है, तो घटते हुए प्रतिफल हो गए। क्या हमें काम करना चाहिए ऐसी अवस्था में? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में पैमाने के घटते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए साधनों की मात्राओं को क्रमशः अधिकाधिक वृद्धि करने की जरूरत है। फैक्टर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कम बढ़ेगा। करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे। रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? गैप जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, गैप जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, इधर भी उधर भी फैक्टर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मुझे प्रोडक्शन कम दिख रहा है। यहाँ सम उत्पाद रेखाएं OE है ना, उसको AB, BC और CD में बांट देते हैं। OA, AB, BC और CD टुकड़ा XY की एक निश्चित मात्रा को बताता है। इस चित्र में प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बढ़ती जाती है अर्थात CD इज ग्रेटर देन ये C और ये D, CD इज ग्रेटर देन BC इज ग्रेटर देन AB। इन बढ़ते हुए टुकड़ों से आशा है कि दो साधनों को X और Y क्रमशः मात्राओं के प्रयोग से उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त की जाती है। ऐसी स्थिति को पैमाने के घटते हुए प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया जाएगा। पैमाने के स्थिर प्रतिफल के पश्चात एक फर्म को अन्य पैमाने के घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसके लागू होने के कारणों पर अर्थशास्त्रियों ने मतभेद है। जैसे कि कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक साहसी एक स्थिर और अविभाज्य साधन है। दीर्घकाल में यद्यपि सभी साधनों को बढ़ाया जाए परंतु साहसी को नहीं, क्योंकि साहसी भी तो अविभाज्य है, उसके भी तो काम बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 4 बिजनेसेस थे, चारों की कैपेसिटी बढ़ा दी तो उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी, पहला कारण हो गया। साहसी और उसके निर्णय लेने की क्रिया अविभाज्य है। इस मत के अनुसार पैमाने के घटते हुए प्रतिफल परिवर्तनशील अनुपातों के केवल एक विशिष्ट रूप ही है, तो साहसी को आप नहीं बढ़ा सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ अन्य शास्त्रों के अनुसार पैमाने के घटते हुए प्रतिफल के लागू होने का कारण यह है कि फर्म के विकास के परिणाम स्वरूप एक सीमा के बाद प्रबंध अत्यंत जटिल हो जाता है। एक सीमा के बाद फर्म के विकास के साथ प्रबंध तथा समन्वय की कठिनाइयां इतनी बढ़ जाती हैं कि वे श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के सभी लाभों को समाप्त कर देती हैं और पैमाने के घटते हुए प्रतिफल प्राप्त कर देती हैं। हौच पौच आता बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर दिया आपने, बर्डन आ गया, टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं बचा, टीम बट गई, टीम प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही, एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए भी पैमाने के घटते हुए प्रतिफल हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। तो साधन के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में हमें एक बार अंतर देख लेना चाहिए। दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम में इन पे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। दोनों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बात ठीक है जी। चलो, तो डिफरेंस टेबल से और हम समझते हैं कि क्या क्या फ़र्क इन दोनों में आपस में होता है। तो पहला अंतर का आधार है हमारा आशय। साधनों के अनुपात में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति को साधन के प्रतिफल कहते हैं। साधनों के अनुपात में परिवर्तन तो प्रतिफल में कितना परिवर्तन, साधनों का प्रतिफल। पैमाने जब सभी साधन, है ना, अब यहाँ पे साधनों के था मतलब एक साधन हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोई एक साधन स्थिर होता था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब सभी साधन समान अनुपात में बढ़ाए जाते हैं
तो प्रतिफल में जो परिवर्तन होता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। दूसरी बात, धारणा। यह एक अल्पकालीन धारणा है, क्योंकि सारे संसाधनों को आप लॉन्ग टर्म में ही बदल सकते हैं, इसलिए ये दीर्घकालीन धारणा है। अनुपात, इसमें साधनों के बीच अनुपात बदलता है। इसके अंतर्गत साधनों के बीच अनुपात जो है वो स्थिर रहता है। ठीक बात है जी। चलिए, परिवर्तन का प्रभाव, इसमें उत्पादन की मात्रा पर किसी एक साधन के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, जबकि इसमें उत्पादन पर सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। पैमाने में परिवर्तन, इसके अंतर्गत उत्पादन का पैमाना नहीं बदलता, जबकि इसके अंतर्गत उत्पादन का जो पैमाना है वो ही बदल जाता है। आपकी कैपेसिटी ही चेंज हो जाती है। इसमें कैपेसिटी, आपकी क्षमता जो है उसमें बदलाव नहीं देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा था पार्ट 2, जिसमें हमने उत्पादन के जो साधनों के प्रतिफल हैं और पैमाने के प्रतिफल हैं, इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा की। इसके बाद जो हमारा तीसरा वीडियो होगा, पार्ट 3 होगा, उसमें हम लागतों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सभी विषय पर विषयवार वीडियोस उपलब्ध करवाता है। ये हमारे टॉप कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उपलब्ध है, जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड के लिए वीडियोस उपलब्ध होते हैं। तो आप हमारे इन निःशुल्क वीडियोस का लाभ उठाइए एवं अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों को इन वीडियोस का लाभ उठाने के लिए कहिएगा। वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।